चलिए दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर नहीं पढ़ा, इससे पहले मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यूरोप के एक देश जिसका नाम रूस है या रशियन रिवॉल्यूशन उसको कहते हैं, वहाँ पर कैसे रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। देखिए, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं आंदोलन होने के। उसमें 2-3 कारण मैंने बताया आपको रशियन रिवॉल्यूशन से पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कि देखिए इकोनॉमिक कॉज होता है। आपको 2-3 कैटेगरी में पढ़ना है, ठीक है। आर्थिक कारण होता है, और उसके बाद सोशल कॉज होता है, सामाजिक कारण होता है, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज होता है, ठीक है, यानी राजनीतिक कारण होता है। उसके बाद आपका लास्ट बच जाता है अदर कॉज, यानी अन्य कारण जो है वो क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे लिटरेट लोग थे या बौद्धिक वर्ग के लोग थे, इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग थे, उन्होंने किस तरह से इस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। आखिर क्या ऐसा गलत हो रहा था यूरोप के रसिया में, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी क्रांति को उसने जन्म दिया। आइए उसी से पहले आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रूस में क्रांति शुरू हुई। ठीक है, एकदम मैं बेसिक से आपको लेकर चलूँगा और समझाऊँगा कि आखिर क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या जो रशियन रिवॉल्यूशन के समय सोशलिज्म कैसा था यूरोप में, कैसी समाज की स्थिति थी, कैसे लोग रहते थे वहाँ पे, क्या पहनते थे, क्या बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, सब समझेंगे। चलिए देखिए, द एज ऑफ सोशल चेंज। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पीसी वरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपने इससे पहले जो कि फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे इस तरह से जब हमें आज़ादी देखने को मिलती है फ्रांस की क्रांति में, तो लोग जो है अपने अधिकारों को जानने लगते हैं और इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार की बात करने लगते हैं। और वो कहते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें हमें विचारों की आज़ादी होनी चाहिए, हमें इक्वलिटी की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये सब बातें वो लोग करते हैं, ठीक है। दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप, पूरे यूरोप में ये बात फैलने लगी थी फ्रांस की क्रांति के बाद। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured। देखिए, जिस तरह से सोसाइटी बनी हुई थी, सबसे पहले मैंने बताया था कि नोबेल जो लोग हुआ करते थे वो होते थे, और उसके पहले क्लर्जी लोग हुआ करते थे फ्रांस के क्रांति में, आपने पढ़ा होगा तो। उसके बाद और कुछ जो अदर होते थे, तीसरे वर्ग के लोग, जो 3 भागों में वहाँ का समाज बटा हुआ था समाज। तो उसमें बहुत बड़ी चेंजिंग आई क्रांति के बाद। तो ये सब आपको इसलिए देखने को मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वहाँ की सामाजिक स्थिति की वजह से ही वहाँ पे बदलाव जो आया, तो क्रांति शुरू हुई थी। एज यू हैव रीड बिफोर द 18th century सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स। पहले आपने सुना होगा कि 18वीं शताब्दी से पहले जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, तो समाज जो थी वो बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, जिसको स्टेट्स कहते थे। क्या कहते थे? स्टेट्स। और इसमें क्या था? एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब कि राजा एकदम तानाशाही से अपना शासन करता था। राजा बिल्कुल प्रजा का ध्यान नहीं देता था, और जिसमें चर्च के लोग बहुत बड़े ताकतवर होते थे, क्योंकि ये इनके पास पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल होता था, और सोशल पावर भी इनके पास सबसे ज़्यादा होता था। क्योंकि आप जानते ही हैं, धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपने लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के लिए कुछ कर सकता है। वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूरोप में क्या हो रहा था कि रसिया में भी यही स्थिति थी। वहाँ पे जो बड़े राजा थे, जो कि उस वक्त निकोलस सेकंड थे, जार निकोलस कहते हैं, क्योंकि रूस के राजा को क्या कहते हैं? जार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रूस के जो राजा है जार, वो बिल्कुल भी जनता पर ध्यान नहीं देते थे। उनकी स्थिति भयानक होती जा रही थी, दिन प्रतिदिन सामान महंगे होते जा रहे थे, और चर्च के लोग भी बिल्कुल टैक्स वसूलने में ही लगे रहते थे, जो कि बड़े बड़े जमींदार से मिले हुए थे, ठीक है। तो सडनली आफ्टर रिवॉल्यूशन, आप देख पा रहे होंगे, आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस। अचानक जैसे ही आंदोलन हुआ, इसको बदला जाने लगा, ये आप देख सकते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, यानी बहुत सारे देशों में, जैसे कि यूरोप चाहे एशिया हो, जो नए विचार थे वो धीरे धीरे आने लगे। एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। और धीरे धीरे एक एक व्यक्ति अपने अधिकारों को बात करने लगा, और वो कहने लगा कि मुझे किसी तरह से मेरे अधिकार बराबर मिलने चाहिए, ठीक। इन इंडिया, राजा राम मोहन राय एंड डेरेजियो टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भारत में अगर आप ध्यान दें तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, उन्होंने भी यही बात की थी कि भाई फ्रांस जब अपना
समानता का अधिकार ले सकता है, वहाँ के लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, तो इंडिया के भी लोग लड़ सकते हैं। और विलियम डेरोजियो, जिन्होंने बंगाल में, जो कि एक अंग्रेज ही थे लेकिन बंगाल में इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको मैं बता दूं, विलियम डेरोजियो बंगाल में ही आए थे, अंग्रेजी थे, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी सेना से बहुत ज़्यादा दुखी होकर के वहाँ से इस्तीफा दे करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात कही थी इंडिया में। एंड मेनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप, यानी यूरोप में जब क्रांति हो गई तो उन्होंने ये सब बातें कही थी। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीसेप्ड दिज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज, और इन्होंने कहा था कि अगर समाज में कोई बुराई चल रही है तो उसको हमें बदल देना चाहिए, चाहे उसके लिए क्रांति ही क्यों ना करनी पड़े। चलिए आगे हम देखते हैं। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, लेकिन यूरोप में क्या दिक्कत थी? यूरोप में ये दिक्कत थी कि सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए चाहते थे, क्योंकि कोई भी जो ग्रुप थे लोगों के, वो एक बात नहीं चाहता था कि भी यूरोप में पूरी तख्ता पलट हो जाए, राजा को मार दिया जाए, नई प्रजा आ जाए, ऐसी नहीं थी। देखिए वहाँ की स्थिति ये थी कि आपको अलग अलग ग्रुप बटे हुए थे, लोगों के अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे, जैसे रेडिकल्स होते थे, लिबरल्स होते थे, कंजर्वेटिव्स होते थे, तो ये सब अलग अलग ग्रुप हुआ करता था। तो सबका जो सिस्टम था, दिमाग था सोचने का, वो अलग अलग था। तो आपको समझने में आएगा आगे चल के। रिस्पॉन्स वेराइड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड द सम चेंज वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट। कुछ लोग चाहते थे कि थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाए और पिछले ही की तरह ही राजा अपना जीवन जीता रहे, राजा हमारे ऊपर अधिकार करता रहे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जानी चाहिए, ऐसा कुछ लोग सोचते थे। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, और वह जो व्यक्ति बहुत तेज़ी से चाहते थे कि सारा कुछ बदल करके पूरा ख़त्म कर दिया जाए पहले का, वो थे कंजर्वेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन और कुछ लोग चाहते थे ऐसे जो कि बहुत तेज़ी से बदलाव हो। सम वर कंजर्वेटिव, कुछ कंजर्वेटिव थे, अदर वर लिबरल, कुछ लिबरल थे और कुछ रेडिकल थे। ठीक है, व्हाट डिड दिस टर्म्स रियली मीन? आइए देखते हैं कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। आखिर उस समय ऐसे क्यों शब्द यूज किए जा रहे थे, जैसे लिबरल हो, जैसे रेडिकल्स हो, जैसे आपके सामने मैंने बात किया कंजर्वेटिव हो। तो आज इसकी बात हम करेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर। आइए देखते हैं कि क्या ये था जो इनको सबको तीनों को अलग करता है एक दूसरे से, जिस क्या क्या डिफरेंस है इसमें। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम्स। हमें याद रखना होगा कि इसका कोई मतलब नहीं है कि सब लोग का मतलब एक ही हो। देखिए किसी न किसी का हर हर टाइम पे अलग अलग मतलब रहा है इन ग्रुप का। ये देखेंगे, समझेंगे आखिर इन ग्रुप का क्या मतलब था, और आसानी से हम समझाएंगे आपको ताकि आपको समझ में आ चुके। देखिए वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कि पॉलिटिकल ट्रेडिशन थी यूरोप में चल रही थी। एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड चेंज, किस तरह से उन्होंने, इन ग्रुप ने कैसे वहाँ की क्रांति को बदला। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्ट्रिकल इवेंट इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा आंदोलन होता है जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी को बदल दिया जाता है। पहली सोसाइटी को एकदम अचानक बहुत बड़ी चेंजिंग ला दी जाती है, जिसको रेडिकल चेंज भी कहते हैं। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रसिया, इस तरह से जब क्रांति हुई रसिया में, सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू सेव सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। आप देखेंगे कि रसिया में जब रिवोल्यूशन हुआ तो सोशलिज्म जो था वो सबसे बड़ा पावरफुल जो है बनकर उभरा, यानी समाजवाद जो था वो सबसे बड़ा पावरफुल यानी बहुत शक्तिशाली बनकर बड़ा हुआ या उभरा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। ठीक, इन तीनों की बात कर लेते हैं। देखिए, वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। इनमें से जो लिबरल्स हैं, वो जो लोगों के ग्रुप थे, उनका मानना था कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, यानी सोसाइटी को बदला जाना चाहिए। ठीक है, लिबरल जो थे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल चाहते थे कि हमें ऐसा देश चाहिए, हमें ऐसा नेशन बनना है जिससे हम सभी धर्मों की समान सब लोगों को उनका अधिकार दे सकें, और हमें सबको समान अधिकार देना चाहिए और सबको बराबर मानना चाहिए। वो चाहते थे ऐसा हम देश बनाएं जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार हो। ठीक है, वी शुड रिमेंबर दैट एट द टाइम ऑफ यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। हो क्या रहा था दोस्तों, इसलिए ऐसी बात कही गई क्योंकि उस वक्त यूरोप में, खासकर रसिया में और फ्रांस में, और आप पूरे यूरोपियन कंट्री का आप अगर मोटी मोटा बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। वो सिर्फ
लोग ईसाइयों को मानते थे, चर्च के लोगों को वहाँ तरजीह दी जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस लाइफ, प्रतिष्ठित जीवन दिया जाता था। बाकी दूसरे धर्म के लोगों का बहुत ज़्यादा अनादर किया जाता था, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल उनके प्रति लोग होते थे, बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती करते थे। तो इसलिए आप देखने को मिलेगा कि जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, देखिए। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें हो क्या रहा था कि जैसे ब्रिटेन में जो ज़्यादातर चर्च के लोग थे, उनको ही फेवर किया जाता था। और ऑस्ट्रिया में भी आप ऐसा ही देखेंगे, स्पेन में भी आप ऐसा ही देखेंगे। और जो कैथोलिक चर्च के लोग थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भेदभाव किया जाता था दूसरे रिलीजन के साथ। तो ये जो लिबरल थे वो चाहते थे कि ऐसा हम देश बनाएं जहाँ सभी धर्मों का समान अधिकार हो और कोई से भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन न किया जाता हो, ठीक है। चलिए, और लिबरल्स जो वो और चाहते थे ऐसी बात कि लिबरल जो चाहते थे वो कहते थे कि आल्सो इज अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। और लिबरल्स ये भी चाहते थे कि जो वंशवाद है, यानी ये बाप के बाद लड़का बन गया उसका, उसके लड़के का उसका लड़का बन गया राजा, तो इस तरह से जो सिस्टम है उसके भी ये विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि एक ही वंश के लोग हमेशा राज करें एक देश में। तो लिबरल्स, दो तीन बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले मैंने लिबरल्स के बारे में ये बताई कि वो थोड़ी सी सोसाइटी में चेंज चाहते थे, ठीक है। दूसरी बात ये बताई मैंने कि उनका रिलीजन, उनका मानना था कि सभी धर्मों का समान जो है इज्जत दी जाए, उनको ऐसा देश हमें बनाना है। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि लिबरल जो थे वो पूरी तरह से वंशवाद के विरोधी थे, मतलब डायनेस्टिक रूलर नहीं होने चाहिए, ये नहीं कि पिता बने उसके बाद लड़का बने, तो इस तरह से जो लिबरल्स चाहते थे, ठीक है। लिबरल्स की बातें मैंने आपको बता दी, तो आप उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, और वो ये भी चाहते थे कि जो लोगों का अधिकार है वो गवर्नमेंट से मतलब सेफ रहे। ये नहीं कि गवर्नमेंट जो भी मन में आए करता रहे और सरकार जो है लोगों का अधिकार छीन ले, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे लोगों का अधिकार भी सुरक्षित रहे, ठीक है। इन बातों को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। दे आर्ग्ड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाई ए वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, they did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote। दरअसल आपको ये भी समझना होगा कि दोस्तों इनका यह भी विचार था कि इनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सरकार में, यानी इनका कोई बात रखने वाला होना चाहिए सरकार में, ठीक है। और ये भी कहते थे कि कुछ चीज़ों में इनका मत ये भी था कि ये डेमोक्रेट नहीं थे। डेमोक्रेट का मतलब पूरी तरह से लोकतंत्रवादी नहीं थे, मतलब ये राजा के रूल को मानने को तैयार थे। ये नहीं चाहते थे कि पूरी जनता का ही शासन यहाँ आ जाए, बस ये चाहते थे कि वहाँ पे इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हों। ये सब जो मैंने चारों बातें बताई आपको ये, और एक बात और बताया था इन्होंने कि इनका ये भी नहीं था मन की जो वोट देने का अधिकार है वो सभी लोगों को रहे, ये भी नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको समझना है। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, दे आल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन। वो कहते थे कि जो लिबरल्स का कहना था, उनका मेन मानना था कि आदमियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा लिबरल्स का मानना था। आपको ध्यान रखना होगा, मैं सारी बातें अभी जो भी कर रहा हूँ वो लिबरल्स के बारे में कर रहा हूँ, ठीक है। लिबरल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं उदारवादी, ठीक है। क्या कहते हैं? उदारवादी, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक। चलिए, अब आ जाते हैं उसके आगे, मैं आपके सामने बात करता हूँ, ठीक। देखिए, इन कंट्रास्ट रेडिकल वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड। देखिए, आप रेडिकल की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल पे बात करेंगे। रेडिकल जो लोग थे, उनके ग्रुप जो लोग थे, वो कहते थे कि हम ऐसा देश चाहते थे या चाहते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ जो है वो पूरी तरह से मेजॉरिटी का हो। मेजॉरिटी का मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग जिस धर्म के हों उसी का सरकार हो, ऐसा देश होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा हैं तो क्रिश्चियन की सरकार होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। किनका? रेडिकल्स का, ठीक है। मतलब अगर क्रिश्चियन 70% हैं, पॉपुलेशन उनका 70% है एक देश में, तो इन्हीं की सरकार होनी चाहिए, ऐसा मानना था। किसका? ऐसा मानना था रेडिकल्स का, ठीक है। और मैनी सपोर्टेड वुमेंस सफरगेट मूवमेंट, और बहुत सारे इसमें से जो रेडिकल्स थे उन्होंने वुमेन के मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, जो कि लिबरल बिल्कुल नहीं चाहते थे। लिबरल तो चाहते थे कि वुमेन को वोट देने का अधिकार ही ना मिले, लेकिन देखिए इसमें आपको रेडिकल और जो लिबरल्स थे इनमें आपको साफ डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये चाहते थे कि नहीं, लड़कियों को भी अधिकार मिले, जबकि लिबरल्स ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। तो दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। इन्होंने, जो रेडिकल थे, उनका कहना था कि बड़े बड़े जो जमींदार है, जो टैक्स उनको लगाने की अनुमति है, उनसे ये अनुमति छीन ली जाए, ये भी चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हैं उनके पास जो भी संपत्ति है उनसे छीन लिया जाए।
और उनका मतलब सब में बराबर बराबर जनता में बांट देना चाहिए, ऐसा ये मानते थे। ठीक है, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। वह ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब मानते थे कि मतलब सब पूरा सबसे छीना करके पूरी संपत्ति छीन करके पूरे गरीबों में ही बांट दी जाए। वो चाहते थे कि 2 से 3 लोगों के पास पूरे देश की संपत्ति न हो, ऐसा बिल्कुल ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ठीक है रहे, लेकिन हाँ बराबर बराबर लगभग मतलब जो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग लगभग सब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अडानी अंबानी की तरह इंडिया का 2% से 3% लोगों के पास इंडिया का 90% धन आ जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ऐसा इनका साफ साफ कहना था। ठीक है, किसका, मैंने अभी बताया रेडिकल्स का। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कंजर्वेटिव की बात करते हैं, और कंजर्वेटिव की बात करके इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़िए, कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव जो थे विचारधारा के लोग, उन्होंने रेडिकल और लिबरल दोनों लोगों की बातों का विरोध किया। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति के बाद, हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज। दरअसल कंजर्वेटिव जो थे ना, इसमें आपको समझना होगा, कंजर्वेटिव जो थे वो क्रांति के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि नहीं, जैसा चल रहा है पुरानी व्यवस्था चल रही है वैसा ही होना चाहिए, क्या ज़रूरत है चेंजिंग का। लेकिन फ्रांस की क्रांति जब हुई उसके बाद इनका दिमाग चेंज हो गया। इनका दिमाग इसलिए चेंज हुआ क्योंकि फ्रांस की क्रांति में ऐसी बदलाव आई जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया, और लोग उसके तरफ पीछे भागे कि नहीं, हमें ऐसी हमारे जो अधिकार है वो मिलने चाहिए। इसलिए कंजर्वेटिव ने फ्रांस की क्रांति के बाद कंजर्वेटिव लोगों ने सारी अपनी विचारधारा, अपने दिमाग की जो कीचड़ थी वो निकाल दी, और इनकी ये बात थी कि नहीं, हमें भी आंदोलन करना चाहिए। पहले इनका मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब जो था कंजर्वेटिव ने अपने माइंड को चेंज कर लिया था। वो 18वीं शताब्दी में बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। 19वीं शताब्दी आते आते इन्होंने सोचा था कि नहीं, हमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग करना चाहिए कि, और इन्होंने ये सोचा, इनका जो आइडिया था वो ये था कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू ब्रॉट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। एक स्लो प्रोसेस के तहत, जैसे राजा को हटाया जाए ऐसा नहीं है, राजा को धीरे धीरे पहले ये बनाया जाए, कानून बनाया जाए, कानून के बाद राजा की अनुमति ली जाए, फिर उसको अपनी गद्दी से हटाया जाए, वो भी पूरा एकदम रिस्पेक्ट के साथ, उसको जो है पूरी इज्जत के साथ हटाया जाए। मतलब ये सब चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि ये स्लो हो, धीरे धीरे हो, सब कुछ हो लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस हो, ऐसा चाहते थे। कौन, कंजर्वेटिव चाहते थे। ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं तीनों बात आपको बता रहा हूँ, तीनों ग्रुप के बारे में आपको बता रहा हूँ। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटी चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, ऐसा ही सामाजिक स्थिति जब बनी थी तभी फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक है, द वरियस अटेम्प्ट एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज। धीरे धीरे क्या हुआ, इसी कारणों की वजह से, जो मैंने आपको बताया अभी कि जितनी भी प्रकार की सामाजिक स्थितियाँ बन रही थी यूरोप में, अलग अलग तबकों के लोग बढ़ चुके थे अपने अपने वर्गों में, चाहे वो रेडिकल हों, चाहे वो कंजर्वेटिव हों, चाहे वो लिबरल्स हों, तीनों की विचारधारा अलग अलग थी। इसी प्रकार से तीनों विचारधारा किस तरह से आपके सामने एक होकर के सबका सबका देखिए, सबका मकसद तो एक ही है कि रिवॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन सबका आइडिया अलग है कि किस तरह से होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। किसी का है बहुत तेज़ होना चाहिए, किसी का है कि भाई एकदम स्लो होना चाहिए, जैसे हमने अभी बात किया कंजर्वेटिव की। ठीक है, तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, कि वहाँ पे रूस में किस तरह का औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था जो उद्योग में थी वो कैसी थी, यहाँ की वहाँ की जो फैक्ट्री में कैसे वर्कर काम करते थे। ठीक है, वहाँ की स्थिति कैसी थी, जमींदार कैसे लूटते थे उनको, या कैसे उनको सैलरी कम देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा काम कराते थे, कैसे इंस्पेक्टर वहाँ के मिले होते थे। तो ये सब बातें मैं अगले वीडियो में करूँगा आपसे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों, ये पार्ट 2 होगा रशियन रिवॉल्यूशन का, जो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बाकी आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो 18 मिनट का वीडियो है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म या सोशलिज्म क्या होता है, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, या रेडिकलिज्म, ये बात मैंने बताया है पिछले वीडियो में, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अशरफ कमाल और आपको मैं आज पढ़ाऊँगा रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ पढ़ना। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, किस तरह से जो सोसाइटी थी वो रूस की बदलने लगी थी, और क्यों बदलने की वजह से एक रूस की क्रांति जन्म लेती है, बहुत बड़ी क्रांति जन्म लेती है। क्योंकि फ्रांस के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा क्रांति है वो रूस की क्रांति था। क्योंकि दोस्तों, रूस जो है वो बहुत बड़ा देश हुआ करता था, पहले यूएसएसआर उसका नाम हुआ करता था, यूनियन सोशल
सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम इसका हुआ करता था, ठीक है, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये यूएसएसआर का जो क्रांति हुआ रूस में, तो वो किस तरह से इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है यूरोप में। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। दिज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम। यह पॉलिटिकल जो ट्रेंड बन रहा था, जैसे रेडिकलिज्म हो चाहे कंजर्वेटिज्म हो, और आपको मैंने जो सोशलिज्म की बात बताई, अलग अलग उनका ट्रेंड था, अलग अलग सोचना था, उनके अलग अलग आइडियोलॉजी थे, अलग अलग विचार थे, तो किस तरह से वो अपने समाज को बदल रहे थे, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इट वॉज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेज। अब यह ऐसा समय आ चुका था जिसकी वजह से धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी थी रूस की। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड, रेलवेज एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकॉर्ड। क्या हुआ कि उस ऐसे समय क्या हुआ था, 1688 में दोस्तों इंग्लैंड में पूरी तरह से राजा के शक्ति को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक। तो आपको ये समझना होगा कि इंग्लैंड में जब तख्ता पलट हुआ और पूरी तरह से राजा की शक्ति को ख़त्म कर दिया गया, और तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो हुआ बहुत अच्छी तरह से हुआ। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद रूस में भी धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, जिसके बाद वहाँ पर रेलवे का एक्सपेंडेशन हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसन हुआ। उसके बाद यहाँ भी नई नई इंडस्ट्री लगने लगी। 1860 आते आते रूस में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई थी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप, ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो उसकी वजह से जो कारीगर थे, जो काम करने वाले मजदूर थे, वो धीरे धीरे फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि जो बच्चे थे, चाहे औरतें थी और आदमी थे, जो भी थे, वो लोग सारे जॉब के लिए फैक्ट्री में जाने लगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो नए नए रूस में फैक्ट्री बनने लगे, और नए नए फैक्ट्री बनने लगे तो भाई वहाँ काम करने के लिए वर्कर तो चाहिए ही। तो नए नए फैक्ट्री बनने के बाद वहाँ पे वर्कर को भर्ती किया जाने लगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वर्कर इस फैक्ट्री में आने लगे धीरे धीरे, ठीक। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ जॉब क्रिएशन हुआ, ठीक ना। तो उसके बाद देखते हैं हम किस तरह से वहाँ पे हुआ। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। हुआ क्या कि रूस में बहुत अच्छा काम तो मिला, लोगों को काम तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन आप अक्सर कर देखते होंगे कि किस तरह से बड़े बड़े जमींदार किसानों पर जिस तरह से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे, उसी तरह से यहाँ भी हुआ उनके साथ। क्या क्या हुआ, उनको क्या हुआ कि बहुत कम सैलरी दी जाती थी, बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, और उनको काम के नाम पर 15-15 घंटे काम कराए जाते थे एक दिन में। जो उनके मजदूर थे रूस के फैक्ट्रियों में, उनको 15-15 घंटे काम कराए जाते थे, और सैलरी जो थी वो बहुत पुअर सैलरी दी जाती थी। वेजेस मिस मजदूरी होता है, ठीक है, बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो लगभग कॉमन हो चुका था सब लोगों में, क्योंकि बेरोज़गारी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। क्योंकि देखिए फैक्ट्री तो बन रही थी, लेकिन फैक्ट्री में भी क्या चलता था, अपने से मनमानी चलता था। बड़े बड़े राजाओं का अपने, जैसे कि जो राजा थे और ज़मींदार थे, उनके बीच साठ गांठ रहता था, और वो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि दलाली करके एक तरह से वो उनको भर्ती कराते थे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और क्योंकि लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि जो रूस में इतना ज़्यादा करप्शन उस वक्त हो रहा था कि वहाँ पे लोगों का जो डिमांड था, बाहरी लोगों का उन रसिया के सामानों में, वो बहुत कम था, डिमांड कम था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो सामान था वो कम से कम बन रहे थे, और जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार पड़ रहे थे, मतलब उनको रोज़गार नहीं मिल रहा था। काम कम रहेगा तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में वर्कर भी कम चाहेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा, क्योंकि धीरे धीरे करप्शन जो थे वो रूस में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगे थे। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। धीरे धीरे, क्योंकि देखिए फैक्ट्री और टाउन्स धीरे धीरे बनने लगे थे रूस में, तो हुआ क्या कि वहाँ सैनिटेशन यानी जो सफाई साफ़ सुथरी जो सिस्टम थी, ये बहुत ही गंदी होने लगी थी धीरे धीरे। मतलब कि जो साफ़ सुथरे जगह थे वो गंदे होने लगे थे, और सफाई का कोई खास ध्यान नहीं रखा जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होना शुरू हो गया। जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे उनको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इशूज। लिबरल जो लोग थे, अभी मैंने बताया पिछले वीडियो में, और रेडिकल जो लोग थे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों का सोल्यूशन हो,
जो कि लगातार लोगों को कम सैलरी मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम कराया जा रहा है, ये बात का होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो सैनिटेशन प्रॉब्लम है, मतलब साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, वो उनको चाहिए थी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना होगा। तीसरी बात ये थी कि जो उनका बेरोजगारी है, बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है लेकिन उससे ज़्यादा लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये सब 3-4 चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी रूस की क्रांति को जन्म देने के लिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके, और आपको मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा। देखिए इस तरह के आप देख सकते हैं, आपके सामने ये पिक्चर है यहाँ पे फिगर नंबर 1 में। द लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाई ए कंटेम्प्रेरी। आप देख पा रहे होंगे हेनरी मियो द्वारा बनाया गया ये लंदन लेबर का एक पिक्चर है जो कि 1861 में बनाया गया था। मैंने आपको बताया अभी कि जैसे 1860 में क्या हुआ था कि रूस में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना शुरू हो गया था, ठीक है, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई थी। उसी समय का ये आपका लंदन का है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कितना गरीबी है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे। द लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में जो लंदन में जो गरीब लोग थे वो किस तरह से इकट्ठा होकर के कम खाने में ही अपना जीवन यापन करते थे, ये आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ठीक है। देखिए चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। सभी देखिए जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो एक एक व्यक्तियों का हुआ करता था प्रॉपर्टी, वो हर सरकार का नहीं हुआ करता था, वो एक एक पर्सन का प्रॉपर्टी हुआ करता था, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करता था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। लिबरल जिसमें कि बहुत सारे लोग मालिक थे उस फैक्ट्री के, और कुछ कुछ रेडिकल लोग भी उसके मालिक थे, और उसके बाद जो है कोई कोई एम्प्लॉयर भी उसमें ऐसे ही थे जो काम करने वाले थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इंकरेज। वो कहते थे कि अगर हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर, वो चाहते थे कि किसी भी तरह से हमें इंडस्ट्रियल अगर हम काम करें तो हमें पैसा मिल जाना चाहिए। दे फेल्ट, और उन्हें महसूस करते थे दैट कि सच एफर्ट शुड बी इंकरेज, और ऐसे कामों को बढ़ाया जाना चाहिए। दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ़ द वर्क फोर्स फॉर द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन वर एजुकेटेड। और ये भी चाहते थे कि अगर पर्सन पढ़ा लिखा हो, अगर लोग अपने हिसाब से काम करें जितना उनके पास क्षमता है, तो हमारे देश का जल्दी जल्दी विकास हो सकता है। अपोज टू द प्रिविलेज टू द ओल्ड एरिस्टोक्रेटी had by the birth, they firmly believed in the value of individual effort। वो कहते थे कि जो राजा को मिले हुए अधिकार हैं, प्रतिष्ठा जो उनको है, वो एक तरफा उनके जो ताकत है वो ख़त्म होनी चाहिए। और वो कहते थे कि भाई एक एक व्यक्ति की वैल्यू होती है देश में, हर व्यक्ति के एफर्ट का वैल्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को अपने मन का मतलब उसको वो बहुत काम कर रहा है तो उसको बहुत सताया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी इज्जत करनी चाहिए और अधिक से अधिक उसको काम के लिए पैसा देना चाहिए और कम से कम काम कराना चाहिए, ताकि एक सही बना रहे सिस्टम दोनों लोगों के बीच। लेबर एंड इंटरप्राइज, इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वर इंश्योर्ड इफ़ द पुअर कुड लेबर। अगर इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है वो इंश्योर किया जाएगा, मतलब कि अगर उनकी आज़ादी को पूरी तरह से उनका ध्यान रखा जाएगा, सुरक्षा की जाएगी, तो ज़रूर वो अच्छे से काम करेंगे। इफ़ द पुअर कुड लेबर, अगर गरीब लगातार मजदूरी कर रहा है, एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेन, और जो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो बिना रुकावट के उनको काम करने देते हैं। दे बिलीव दैट द सोसाइटी वुड डेवलप, तब ज़रूर वो उनको पूरा उम्मीद है कि ज़रूर सोसाइटी जो है वो विकास करेगी, डेवलप करेगी। अगर ऐसा होगा तो मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी आपको समझनी पड़ेगी कि लोग चाहते थे ऐसा कि अगर अच्छा डेवलपमेंट करना है अगर देश का या अपने सोसाइटी का, तो हमें ऐसा करना होगा कि कम से कम उनको पैसा देना होगा और कम से कम आवर काम कराना होगा। ये नहीं कि 15-15 घंटा 18 घंटा काम करा लें 24 घंटे में। और एक जो राजा का लगातार हस्तक्षेप, जो एक इंटरप्रिटेशन चलता रहता है उनके लिए, वो बंद होना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो राजा का बहुत बड़ा एक सम्मान है इनके लिए, और जो राजा के मन में आते हैं, इतने भ्रष्टाचारी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर को भेज देते हैं इन फैक्ट्रियों में पैसा लेकर, जो फैक्ट्री के अधिकारी जांच भी नहीं करते, तो उनको ये बोला था कि बंद होना चाहिए। इन लोगों ने कहा था ऐसा, जो कि रेडिकल लोग थे, जो कि या लिबरल्स लोग थे, अच्छे लोग थे। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड विद चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। जो व्यक्ति, जो इसमें से लिबरल और रेडिकल जो व्यक्ति इन बात को मानते थे और कहते थे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, कम से कम पैसा
तो सही देना चाहिए। और दूसरी बात, टाइम तो कम से कम 10 घंटे 8 घंटे काम कराना चाहिए। ऐसा क्या कि 15-15 घंटे काम से किसी से करा रहे हैं आप, और 24 घंटे में 9 घंटे वो सिर्फ जाएगा घर अपने, और जाने आने में भी टाइम जो लगेगा सिर्फ 5 से 6 घंटे मिलेंगे उसको अपने घर में, उसमें भी उसको सोना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही थी, जो छोटी छोटी बातें थी लेकिन बाद में बहुत बड़ी बातें बन चुकी थी। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। कुछ नेशनलिस्ट जो कि बहुत अच्छा अपने देशभक्त मांगते थे अपने आप को, लिबरल्स और कुछ रेडिकल्स ऐसा चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इंड हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए इस तरह के गवर्नमेंट का, जो कि यूरोप में 1815 में बनी थी। इन फ्रांस, जैसे कि फ्रांस में बनी थी, इटली में बनी थी, जर्मनी एंड रूस में बना था। दे बिकम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्कीज। और उन्होंने क्या किया, फ्रांस में भी उन्होंने राजा को उखाड़ के फेंक दिया, इटली में भी, जर्मनी में भी, और रूस में अब आने वाला ऐसा ही सिस्टम था। तो ऐसे लोगों ने यह बात कहने शुरू कर दी थी कि जिस तरह से फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सब देशों में लोगों ने राजा को उखाड़ कर फेंक दिया, उसी तरह हमें भी अब ऐसा ही करना होगा, क्योंकि राजा हमारे जनता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, और जो भी चीज़ें हो रही हैं वह सब राजा के देख रेख में हो रही हैं, और राजा अपना चुप मारकर अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ जमींदारों की बात बोल रहा है, उनकी भाषा बोल रहा है, ठीक है, यानी लैंडलॉर्ड की भाषा बोल रहा है। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ द रिवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट। और ये बात करते थे कि जितने भी नागरिक हैं देश में, उनको इक्वल राइट होना चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए। जितने भी देशभक्त थे वो बात कर रहे थे इसके बारे में, और वो कहते थे कि हमें ऐसा देश बनाना है जहाँ पे सारे लोग बराबर हों, चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी रिलीजन से बिलोंग करते हों, वो किसी कास्ट एंड क्रीड से हों, वो सेम इक्वल इंटिटी रखते हैं, उनका सेम रिवोल्यूशन होना चाहिए, उनका इवोल्यूशन सेम होना चाहिए, और कहते थे कि राइट भी सेम होना चाहिए। 1815 में आप देखेंगे ग्यूसेपे मेजिनी, जो जेसप मेजिनी थे, एन इटालियन नेशनलिस्ट, जो कि इटली के एक बहुत बड़े देशभक्त, राष्ट्रभक्त कह सकते हैं थे, कॉन्स्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। इटली में इन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था, बहुत बड़ा एक प्लान बनाया था, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा याद रखा जाता है इटली के क्रांति में। ध्यान रखिएगा जोसेफ मेजेनी को, ठीक है। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स, जैसे कि भारत में भी बहुत सारे नेशनलिस्ट हुए, लेकिन आपको समझना होगा कि किस तरह से जोसेफ मेजिनी ने इटली को एक किया, और 1815 के बाद इटली एक महान देश बनकर के उभरा। तो इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो समझिएगा इसके बाद। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं द कमिंग सोशलिज्म टू यूरोप, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अगला। तो 1.3 में हम लोग पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म टू यूरोप। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism। बहुत लोग सोचते थे कि जो रूस है उसमें सोशलिज्म होना चाहिए, मतलब सबके अंदर जो इक्वलिटी का भावना आना चाहिए और सबको बराबर बराबर अधिकार दे देनी चाहिए। ऐसी सोशलिज्म की परिभाषा या आइडेंटिफिकेशन होती है, मुख्य रूप से आपको देखना होगा। तो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन, तो ऐसा सभी लोग सोचते थे कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए रसिया में, ठीक है। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, करीब आप देखेंगे कि 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म वाज ए वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। दरअसल क्या हुआ कि जब फ्रांस में क्रांति हुई, तो फ्रांस में क्रांति होने के बाद लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, इन तीनों चीज़ों पर मेन ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, लिबर्टी, ठीक है, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्रेमवर्क में आ चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब फ्रांस से ये बातें फैल करके पूरे यूरोप में फैली, तो धीरे धीरे रूस में भी ये बात फैल चुकी थी, जिसकी वजह से लोग अपना ध्यान इस पर आकर्षित करके तीनों चीज़ों की मांग कर रहे थे कि उन्हें इन तीनों चीज़ों में बराबरी मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट बिल्कुल भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरुद्ध होते थे। उनका कहना था कि कोई भी प्राइवेट ओनर नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडिविजुअल, किसी एक शख्स के पास पूरे मतलब देश की संपत्ति हो, या 2-4-10 लोग के पास पूरे देश की संपत्ति हो। जैसे आज अडानी और अंबानी के पास पूरे देश के करीब करीब 90% प्रॉपर्टी उनके पास है। तो इस तरह से जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो बिल्कुल लोगों के पास, ठीक है। तो सोशलिस्ट ऐसा चाहते थे, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स, और वो ऐसा मानते थे कि सब बुराइयों की जो जड़ है वो यही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसके कारण वो लगातार लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। वाई, ऐसा क्यों लोग सोचते थे, चलिए देखते हैं। इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द propertied were concerned only with
पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। दरअसल क्या होता था कि अगर कोई इंडिविजुअल का अगर कोई फैक्ट्री है या कोई पर्सन का प्रॉपर्टी प्राइवेट है, तो उसमें वो कभी भी देश की प्रगति के बारे में नहीं ध्यान रखते थे। वो सोचते थे बस मेरी प्रॉपर्टी बढ़े और देश कुछ भी हो, मुझे उससे क्या मतलब है। तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देते थे, लेकिन वो कभी भी कंसर्न नहीं होते थे कि हमें देश भी आगे बढ़ना चाहिए, देश के भी डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बहुत पैसा दे करके उनको बस ऐसे ही थोड़ा सा काम करवा लेना, इस तरह से मतलब सेल्फिशनेस वाला भाव था। ये बस लोगों का भलाई नहीं करना चाहते थे वो, बल्कि उनसे काम निकलवा कर एक सेल्फलेस काम कर रहे हैं, मतलब सेल्फिशनेस कह सकते हैं कि इसको करना चाहते थे वो। और इसके साथ साथ वो सिर्फ काम करा करके अपना डेवलपमेंट करना चाहते थे। वो कभी देश का या लोगों का डेवलपमेंट करने के बारे में नहीं सोचते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी इससे आगे बढ़े और धीरे धीरे सोसाइटी में एक मतलब जो गरीबी है उसको ख़त्म किया जाए। तो इंडिविजुअल लोग सिर्फ अपने भलाई के लिए सोचते थे। ये मतलब तर्क था, ये जो कंक्लूजन था वो सोशलिस्ट का मानना था। तो इफ़ सोसाइटी एज अ होल रैदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। तो इनका कहना था कि अगर सोसाइटी कोई सिंगल पर्सन रूल नहीं कर सकता उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता, सोसाइटी में अगर रहना है तो सभी लोगों को बराबर अधिकार देने होंगे और एक प्रॉपर लोगों का ग्रुप बनना चाहिए उसको जो है देखने के लिए, सिंगल पर्सन उसको नहीं देखना चाहिए, ऐसा सोशलिस्ट लोगों का मानना था। ठीक है, अब आगे देखिए, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। दरअसल क्या हुआ, सोशलिस्ट लोगों ने इसके लिए कैंपेन भी किया, जगह जगह प्रचार किया और कहा कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और कहा कि जिस तरह से लोगों की भलाई तभी संभव हो सकती है जब हम लोग एक साथ मिलकर के रहेंगे और एक इंडिविजुअल को इतना ज़्यादा कमाने या खाने या मतलब उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर शोषण करने लगे। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा इन्होंने चाहा। वो हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। आइए, अगर ऐसा बात है कि अगर मतलब एक पर्सन के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो कैसे बिना सोसाइटी जो है बिना प्रॉपर्टी के कैसे ऑपरेट कर सकता है। एक व्यक्ति के पास अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबके पास होगी, तो आइए देखते हैं व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो आखिर ये सोशलिस्ट जो सोसाइटी होगा वो बेस क्या होगा उसका, वो कैसे बनेगी। अगर किसी एक पर्सन के पास, व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा, सबके पास बराबर बराबर पैसा होगा, तो फिर उसमें मजदूर कौन बनेगा, तो फिर उसके बाद कौन फल बेचेगा, सब्जी कौन बेचेगा, किसान कौन बनेगा, ये भी बात तो आती है। तो इसमें आपको समझ में आएगा आगे कि ऐसी क्या बातें जो हो रही है वो किस आधार पे कही जा रही है। चलिए देखिए, सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट का मानना था कि जो फ्यूचर है वो, उनका विजन बहुत अलग था फ्यूचर के बारे में, कि मतलब जो रसिया का फ्यूचर होगा, भविष्य होगा, उसके बारे में उनका कुछ अलग सोचना था। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ लोगों का मानना था कि ये जो आइडिया है हम लोगों का वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर काम करने चाहिए। रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858 में जिनका जो है ये साल चला था, ये जीवित रहे थे। ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, बहुत ही बेहतरीन अंग्रेज जो है निर्यात करता थे, ये मतलब प्रोड्यूसर थे, एक तरह से मैन्युफैक्चरर थे, मतलब चीज़ों का एक तरह से प्रोडक्शन करवाते थे। सॉट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। दरअसल क्या हुआ, इंडियाना एक स्टेट है यूएसए का, मतलब अमेरिका का। ठीक है, इंडियन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंडियाना एक स्टेट है यूएसए का। ठीक है, उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी भी बनाई थी, मतलब लोगों के संगठन के द्वारा, लोगों के ग्रुप के द्वारा एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बनाया था जिसका नाम था न्यू हार्मोनी। ठीक है, क्या नाम था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू हार्मोनी, ये नाम था। तो इस तरह की कम्युनिटी बनाई थी उन्होंने। और वहाँ पे क्या हुआ, अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। कोई, उनका कहना था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति ही कोऑपरेटिव बना सकता है, मतलब एक अकेला व्यक्ति ही बड़े बड़े सोसाइटी को बिल्ड कर सकता है, ऐसा जो कोई ज़रूरी नहीं है। इनका कहना था कि दे डिमांडेड, उनका कहना था, उन्होंने मांग किया दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव, कि गवर्नमेंट जो है उसको इनकरेज करना होगा कोऑपरेटिव के, जो लोग हैं उनको लोन देना होगा, लोग जो है उनको सपोर्ट करना होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कहने के लिए, मतलब देने के लिए कह रहे थे। कौन जो लोग थे, देखिए सिंपल सी अगर लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट का कहना ये था कि लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, एक पर्सन के पास पूरा धन नहीं होना चाहिए। अगर सपोर्ट भी करना है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाना है लोगों को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे उन लोगों को जिनको हमें लोन दे करके, या गरीब लोग हैं तो उनको लोन दे करके या उनको सपोर्ट करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके देश का विकास करना है। इस तरह से इनका मानना था। ठीक है, तो इन फ्रांस, आइए देखते हैं फ्रांस में क्या हालत थी उस वक्त। इन फ्रांस
फॉर इंस्टेंस अगर फ्रांस की बात करें तो लुइस ब्लैंक 1813 में और 1882 तक इनका साल चला था, जीवन चला था, वांटेड द गवर्नमेंट टू इंकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज। देखिए क्या हुआ था, लुइस ब्लैंक जो थे वो भी चाहते थे कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव यानी जो लोग मिल करके काम करते हैं और संस्था चलाते हैं उससे देश प्रगति करता है, वो भी ये चाहते थे कि कोऑपरेटिव जो है, जो लोगों के पास समान धन के कुछ लोग होते हैं तो उनके द्वारा देश को चलाया जाए। वो ये नहीं चाहते थे कि कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज हो। कैपिटलिस्ट का मतलब वही बात हुआ पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब कुछ 2 4 10 लोगों के पास पूरी संपत्ति होगी, वही पूरा देश चला रहे होंगे, तो ऐसे लोगों के पास सत्ता नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों के पास देश नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपुल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क। देखिए ये जो कोऑपरेटिव थे इनका मेन कहना यह था कि हम अपना काम मिल करके करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा हम लोगों में बांट देंगे उसको, और प्रॉफिट होने के बाद, बांटने के बाद जितने भी मेंबर होंगे वो इसको रख लेंगे। ठीक है, और कार्ल मार्क्स जो कि 1880 से 1883 तक चले थे, और फ्रेडरिक एंजल्स, ये लोग भी जो थे इन्होंने भी इस आर्गूमेंट में अपना आइडिया दिया था। क्या दिया था? मार्क्स का कहना था कि अगर इंडस्ट्री जो होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो होनी चाहिए, वाज कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज। कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि उन्होंने ऑर्ग किया, मतलब कहने का इन्होंने तर्क दिया, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर। उनका कहना था कि पूंजीवादी लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया होता है फैक्ट्री में, और जो उनका प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल जो पूंजीवादी लोग ही लेते हैं, कैपिटलिस्ट लोग ही लेते हैं, लेकिन जो असली हकदार है वो तो वर्कर है। वर्कर ने अपनी पूरे खून पसीने लगा करके उनकी पूरी चीज़ें की है, तो भाई ठीक है, वर्कर को भी सैलरी मिलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो थे, पूंजीवादी जो लोग थे, वो वर्कर जो कि उनके पूरे जान थे फैक्ट्री के, क्योंकि वर्कर के बिना फैक्ट्री तो चल नहीं सकती, उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वो सिर्फ उनसे काम करवा लेते थे, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, काम करवा करके 15-15 घंटा, 18-18 घंटा काम करवाते थे और पैसा भी कम देते थे। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे काम में कमी आने लगी, क्योंकि भाई किसी से भी, इंसान से भी आप ज़बरदस्ती कितने कब तक काम करवा सकते हैं। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटल एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इस तरह से वर्कर धीरे धीरे नाराज़ हो गए और उन्होंने नाराज़ होकर के उस कैपिटलिस्ट व्यवस्था को ही, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को ही ख़त्म करने की बात कही थी। और मार्क्स का ये कहना था कि टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। उनका ये भी कहना था कि अगर ऐसा चाहते हैं, जो वर्कर, मजदूर, किसान हैं, वो अगर ऐसा चाहते हैं कि भाई हमें भी कुछ अधिकार मिले, तो उनको अपना मना करना होगा उन पूंजीवादी वर्कर, उन पूंजीवादी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, जो पूंजीवादी उनके मालिक है, उनके यहाँ काम करने के लिए मना करना होगा। इसी की वजह से धीरे धीरे कार्ल मार्क्स ने जब ये बात कहा तो धीरे धीरे जो वर्कर थी उसकी एक ग्रुप बनी, यानी मजदूरों का एक ग्रुप बना। और उनका ये भी कहना था कार्ल मार्क्स का कि इनको एक ग्रुप बनाकर, एक सोसाइटी बना करके सारे चीज़ों का कंट्रोल करना चाहिए खुद में। ठीक है, दिस वुड बी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। और उनका कहना था कि ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा। देखिए, कम्युनिटी से क्या बना? कम्युनिटी से बना कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिटी से क्या बना? कम्युनिस्ट। तो इस बात को ध्यान देना है आपको, कम्युनिस्ट कम्युनिटी से ही बना हुआ है। तो उनका कहना था कि कम्युनिस्ट जो है सोसाइटी होनी चाहिए। किसका कहना था? कार्ल मार्क्स का। इसको ध्यान रखिएगा। और कम्युनिस्ट जो सबसे पहले अगर बात आई थी, विचारधारा आई थी कम्युनिस्ट की, तो वो आई थी रूस से। इसको ध्यान रखिएगा। कम्युनिस्ट का सीधा साधा मतलब ये होता है कि किसानों का जहाँ सत्ता हो, मजदूरों की सत्ता हो, मजदूरों के द्वारा सरकार पूरी तरह कंट्रोल हो, उसी को हम कहते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा है कि ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। उनका कहना था कि अगर वर्कर एक साथ हो जाए तो वर्कर के पास इतना पावर है कि वो जितने भी बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हैं उनसे वो मतलब उनके पर विजय पा सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और उनका कहना था कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो हमारे फ्यूचर को तय करेगी, क्योंकि वो नेचुरल सोसाइटी है, मतलब कि वो बनाई हुई, ऊपर के द्वारा बनाई हुई सोसाइटी है, वो हमेशा के लिए चलती रहेगी, ऐसा इनका मानना था। तो इस तरह से मेन जो ये बात निकलती है कार्ल मार्क्स के बातों से, ये बात पता चलता है कि वो चाहते थे कि कैपिटलिस्ट जो थ्योरी है चलाने की देश को, वो नहीं होनी चाहिए, सोशलिस्ट थ्योरी होनी चाहिए। और इससे भी अच्छी बात करें तो कम्युनिस्ट थ्योरी होनी चाहिए। कम्युनिस्ट का मतलब जहाँ पे लोग मिल करके रहे, वर्कर्स की मतलब एक तरह से सत्ता हो, सरकार हो, और उनके द्वारा कानून बनाए जाए,
और उन्हीं के द्वारा सरकार चलाया जाए, और किसी के पास मतलब एक इकट्ठा पैसा नहीं होना चाहिए, किसी के पास अधिक पैसा नहीं होना चाहिए, सबके पास बराबर पैसे होने चाहिए, ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, चलिए आइए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, किस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया सोशलिज्म को, इसकी बात करेंगे। आपको समझना होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा आपके लिए। बाय द 1817, 1870 में हुआ क्या, आपको समझना होगा। सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप, धीरे धीरे जो ये सोशलिस्ट विचारधारा थी, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगी थी। और जब ये विचारधारा धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगी तो इससे हुआ क्या, इससे धीरे धीरे यूरोप में एक जागृत भावना, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि हाँ, उनके अंदर एक बार सो रहे थे और सोते हुए शेर को इंसान ने जगा दिया, और सोते हुए शेर को जगा देता है कोई तो जाहिर सी बात है वो तो बदला लेके रहेगा। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, कि मतलब हमारा साथ दीजिए। सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, धीरे धीरे सोशलिस्ट जो लोगों का ग्रुप था, लोगों का समूह था, वो बढ़ता गया, और लोगों का जो बहुत बड़ा एक समूह बन गया, जिसको इंटरनेशनल बॉडी एक तरह से पहचान मिल गई, एक पूरे दुनिया में पहचान मिल गई, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल, और उसको सेकेंड इंटरनेशनल नाम दिया गया। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फार्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्कर कंडीशन। धीरे धीरे इंग्लैंड और जर्मनी में भी यह देखते हुए रूस के किसानों ने बहुत अच्छी तरह से अपने एसोसिएशन, अपने संगठन बना लिए, और अच्छे ज़िंदगी के लिए और अच्छे काम के कंडीशन के लिए लड़ाई लड़ने लगे। उनके भी जो वर्कर थे उनके साथ भी यही होता था। देखिए, यूरोप में बहुत सारे कंट्री के साथ ऐसा होता था जिसमें वर्कर के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जाती थी, उनसे अधिक अधिक घंटे काम भी करवाए जाते थे, उनको पैसे भी कम दिए जाते थे, और उनके जगह पे कोई भी सफाई नहीं होती थी। जहाँ पे वो काम करते थे बहुत गंदगी होती थी, और साथ ही साथ जहाँ पे लंच करने जाते थे वहाँ पे तो इतनी गंदगी होती थी कि बदबू आती थी, वहाँ पे लोग लंच नहीं कर पाते थे। तो ये पूरी सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम थी कि पूरे यूरोप में वर्कर्स काम नहीं कर पाते थे, ये भी उनका कहना था। तो इसलिए जर्मनी और इंग्लैंड में वर्कर ने अपना एसोसिएशन बना करके अच्छे काम करने के कंडीशन को लेकर के, और अच्छा पैसा के लिए कि मतलब सैलरी हमको टाइम पे मिले और सही सैलरी मिले, और वर्किंग आवर जो काम करने के घंटे होते हैं वो भी जो लिखा हुआ है जैसे आपने कहा है उतना ही रखे, ज़्यादा काम नहीं करवाएं। इन सब चीज़ों पे उन्होंने आंदोलन किया। They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote. उनका कहना ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति घायल हो जाए, बीमार हो जाए या इंजरी हो जाए काम करते वक्त, तो उसके समय आप जो है उसके काम के लिए छूट देंगे, उसका पैसा नहीं काटेंगे, और जो घंटे हैं जो हमने अभी बताया उसको आप जितना आप कहेंगे उतना ही घंटा वो काम करवाएं। ये नहीं कि लिख दे 8 घंटा और करवाएं 12 घंटा काम उससे। तो इस तरह से आपको समझना होगा। और उनको ये भी कि दिया जाए, उनका मांग ये भी था कि उनको वोट देने का भी अधिकार दिया जाए, क्योंकि दोस्तों क्या होता था कि यूरोप में बहुत सारे कंट्री में ऐसी प्रथा थी कि जो लोग टैक्स नहीं दे सकते या जिनकी आमदनी बहुत कम है तो वो वोट नहीं दे सकते थे। जैसे वर्कर क्या थे, वर्कर की सैलरी बहुत कम होती थी तो वो वोट नहीं दे पाते थे। तो उनका कहना था कि भाई हमें वोट देने का भी अधिकार दिया जाए। इन जर्मनी दिज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD एक पार्टी थी जर्मनी की, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी इसमें लगातार लोगों के साथ, और जो वहाँ के मजदूर थे उसके साथ काम कर रही थी। एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट, और क्या हुआ कि जिसकी वजह से जर्मनी ने जो SPD पार्टी थी वो सरकार में आई, सत्ता में आई, क्योंकि 1905 में ये जीत चुकी थी। एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये पार्टी बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो अलग अलग देशों में यूरोप में अलग अलग पार्टियां बनने लगी। इसी समय आपको मैं बता दूं, लेबर पार्टी, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन में 2 पार्टी है। कौन से ब्रिटेन में 2 पार्टी हैं? जैसे अमेरिका में 2 पार्टी है ना, कौन सी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, उसी तरह ब्रिटेन में भी 2 पार्टी हैं, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन लेबर पार्टी का जो शुरुआत हुआ था वो इसी सोशलिज्म जो थ्योरी आई थी उस समय, जब यूरोप में जब रसिया की क्रांति, रूस की क्रांति होने की शुरुआत हो रही थी, तभी जो ये विचारधारा पनपी कि हमें जो है कम्युनिस्ट की सरकार होनी चाहिए या जो है कि किसानों की सरकार होनी चाहिए। उसी समय ये लेबर पार्टी बनी थी। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उस समय लेबर पार्टी बनी थी ब्रिटेन में, इसको ध्यान रखिएगा। तो लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में बनी, जो कि आज तक है, और आज भी लेबर पार्टी आपको ब्रिटेन में मिलेगी। हाउएवर टिल 1940, 1914 में क्या हुआ, सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 तक यूरोप में कोई भी सरकार नहीं बना पाए सोशलिस्ट ग्रुप के
लोग। लेकिन हुआ क्या, रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो ताकत थी वो पार्लियामेंट में बढ़ती गई। देयर आइडिया डिड शेप लेजिस्लेशन, उनकी वजह से, उनके पावर की वजह से धीरे धीरे कानून भी उनके लायक बनने लगे। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव, लेकिन अभी भी ये जो कानून था, अभी भी जो पार्लियामेंट था, अभी भी जो लॉ था, वो कंजर्वेटिव लोगों के हाथ में था। कंजर्वेटिव के बारे में हमने बता दिया है पहले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार बताने में टाइम वेस्ट होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। लिबरल्स एंड रेडिकल्स, लिबरल और रेडिकल्स के बारे में मैंने बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किस तरह से आपको सारी मैं पिक्चर दिखाते हुए आगे ले जा रहा हूँ। हुआ क्या, देखिए, दिस इज ए पेंटिंग ऑफ द पेरिस कम्यून ऑफ 1871 फ्रॉम इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1871, पॉपुलर uprising in Paris between March and May 1871. This was a period when the town, when the town council commune of Paris taken over by people government. तो इस तरह से समझना होगा आपको कि किस तरह से लोगों ने पूरे पेरिस के शहर को ही घेर लिया था, किस तरह से लोगों ने पूरे, देखिए यहाँ पे सैनिक लगातार काम कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हुआ। चलिए आइए आज शुरू करते हैं आज से एक नया चैप्टर, और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं द रशियन रिवॉल्यूशन पे। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन पे पहुँच चुके हैं, जो कि आपका सबसे मेन टॉपिक है, अब से शुरू होगा, तो दिल थाम कर बैठ जाइए और आइए शुरू करते हैं द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, द रशियन रिवॉल्यूशन का देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक इसलिए है क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन की ही वजह से देखिए आपको समझना होगा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में रसिया जो है न चाहते हुए भी इंटर करता है, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो भटक जाए, गरीबी पर से भटक जाए, बेरोजगारी पर से भटक जाए, इतनी ज़्यादा जो महंगाई है उस पे से सारे लोगों का ध्यान भटक जाए, जिस तरह से मोदी जी करते हैं। आज मीडिया पूरी तरह से एकदम ध्यान भटकाने का काम करती है। महंगाई 100 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट हो चुका है, जो कभी इंडिया में नहीं हुआ, आप देखते होंगे। इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी तेज़ी से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि रसिया में क्या था कि उस समय भी महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। तो रसिया ने सोचा कि किसी तरह से हम युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो लोगों का ध्यान भटक जाएगा। तो एक युद्ध में एक खाली आपको समझना पड़ेगा कि ध्यान भटकाने के लिए रूस उस युद्ध में शामिल हुआ, जिसके बाद रूस में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई और मौत हुई, सिर्फ और सिर्फ राजा के एक गलत डिसीजन की वजह से। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। देखिए क्या हुआ था, सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज यूरोपियन स्टेट उस वक्त आपको रूस मिलेगा। ठीक है, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रसिया। सोशलिस्ट धीरे धीरे रसिया में ताकतवर हो रहे थे, और उन्होंने अक्टूबर की क्रांति कर दी थी 1917 में, और पूरी तरह से रसिया को अपने हाथ में ले लिया था, और इसी को कहते हैं कि अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1917 में रूस की क्रांति होती है। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। जो अक्टूबर में ये पूरी इवेंट्स हुए थे, ये घटनाक्रम हुए थे 1917 के समय में, तो ध्यान रखिएगा पर फरवरी के महीने में पूरी तरह से ये सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया, राजा के राजशाही शासन को ख़त्म कर दिया गया रूस से, और वहाँ पर जो है इसी को कहा गया रशियन रिवॉल्यूशन, यानी रूस की क्रांति। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1917 में ख़त्म हो गया। तो आपको देखिए ये कहानी अभी आपको नहीं बताई गई है, आप समझेंगे आगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रूस में इतनी बड़ी क्रांति हुई, आखिर राजा को उखाड़ करके फेंक दिया गया और उसको जो है मजबूरन जो है अपनी सत्ता से बेदखल होना पड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो आइए देखते हैं 1914 में रशियन एम्पायर की क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी। देखिए 1914 में रसिया का जो राजा था उसका नाम था जार निकोलस सेकंड। क्या नाम था? जार निकोलस सेकंड। ध्यान रखिएगा, रसिया के जो राजा हैं उनको जार बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए आगे, उन रसिया में उनका राज था एंड इट्स एम्पायर, और उसके एम्पायर का राज था। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, यानी मॉस्को आप देख पा रहे होंगे। देखिए रसिया का जो यहाँ पे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको मॉस्को मिलेगा। ठीक है, जो कि कैपिटल है, ठीक है, रूस का। ध्यान रखिएगा। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड। देखिए उस वक्त क्या था, रशियन एम्पायर उस वक्त यूएसएसआर देखिए था, क्या था? यूएसएसआर। ठीक है, और यूएसएसआर में बहुत सारे उस वक्त कंट्री आते थे, जैसे कि पार्ट था, कौन सा था, किसका था? देखिए ध्यान रखिएगा, आज से बहुत सारे कंट्री उसमें अलग अलग हो गए। यूएसएसआर जो कि रसिया बना बाद में 1991 में, जब टूट करके रसिया बना, तो करीब करीब 13 कंट्री उस वक्त जो है इससे अलग हुए थे, जिसमें कि हमने बताया, जिसमें कि कौन था? फिनलैंड था, देखिए लटविया था, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन,
एंड बेलारूस। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टू द सेंट्रल एशियन स्टेट। ये बहुत बड़ा देश था, पूरे बहुत सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था, मध्य एशिया तक फैला हुआ था, यहाँ तक कि जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान जो थे वो तक फैला था। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इसमें जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अधिक लोग जो थे धर्म के वो क्रिश्चियन लोग थे, और वो भी ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब कट्टर थे, कट्टर कट्टर एकदम, कोई भी मतलब समझौता करने वाले में से नहीं थे ये लोग। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो थी वो मेन संप्रदाय था आपका, ध्यान रखना होगा रूस में, ठीक है। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि ग्रीक के एक चर्च से जिसका जन्म हुआ था, जो कि ग्रीस पड़ता है यूरोप में का, यूरोप का ही एक कंट्री है, ठीक है। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। लेकिन फिर भी इस रशियन एम्पायर में और भी दूसरे धर्म के लोग थे, जैसे कि बुद्धिस्ट लोग रहते थे, ठीक है, मुस्लिम लोग थे, प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक्स थे। देखिए प्रोटेस्टेंट वही है, हमने बताया था कि क्रिश्चियनिटी में जब डिवीजन हुआ क्रिश्चियनिटी में, तो क्रिश्चियनिटी डिवीजन के बाद दो धर्मों में बढ़ गया, ठीक है। एक थे प्रोटेस्टेंट, एक थे कैथोलिक्स, ठीक है। तो जो प्रोटेस्टेंट थे उनका मानना थोड़ा कैथोलिक से अलग था, ठीक है। तो कैथोलिक से प्रोटेस्ट करके ये अपनी एक पार्टी बना लिए या अपना एक धर्म संप्रदाय बना लिए जिनका नाम था प्रोटेस्टेंट, ठीक है। प्रोटेस्ट करके हुए थे ये, मतलब इनका विरोध करके ये इनका जो है संप्रदाय का शुरुआत हुआ था, ठीक। इसके अलावा मुस्लिम भी हुए थे उसमें, तो ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे जान निकोलस सेकंड की तस्वीर, बहुत प्यारी और खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखने में तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ा नालायक इंसान था, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रसिया का जो एम्पायर था वो कितना बड़ा विशाल एम्पायर था, बहुत हाई फाई किंगडम था। देखिए दोस्तों, यूरोप में उस वक्त 2 ही 3 किंगडम ऐसे थे जो बहुत ही ताकतवर अपने आप में थे। एक रशियन था, एक फ्रांस था और एक यूनाइटेड किंगडम था, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी तो था ही, ये वाला हिस्सा जो पार्ट वाला। तो ये 3-4 जो थे कंट्री, बहुत अपने आप में यूरोपियन पावरफुल कंट्री कहे जाते थे यूरोप में, ठीक है। तो इस तरह से 1914 का ये यूरोप है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी 2.2 में उस वक्त की, ठीक। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत के समय, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रसिया पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। अधिकतर जो लोग थे वो कृषि किया करते थे उस वक्त, ठीक है। अधिकतर जो लोग थे रूस के वो कृषि किया करते थे 20वीं शताब्दी में। 85% जो रूस के लोग थे वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। आप सोच सकते हैं 85 लोग, 100 में से 85 लोग पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड थे? एग्रीकल्चर यानी कृषि के ऊपर डिपेंड थे। अगर उनकी खेती होगी तभी उनकी आमदनी होगी या उनका पेट चलेगा या उनका समझिए रोजी रोटी चलेगी। तो 85% लोग जो है वो पूरी तरह से किसान पर निर्भर थे, खेती पर निर्भर थे। दिस प्रपोर्शन वाज हाइयर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। पूरे यूरोप में सबसे अधिक कोई जीवित रहता था किसानों के ऊपर तो वो रूस देश था, आपको समझना होगा। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40 to 50%। फ्रांस और जर्मनी में ये जो अनुपात था वो सिर्फ 40 और 50% था इसके मुकाबले, जबकि रूस में 85% था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सिस्टम रहा होगा रूस का, ठीक है। इन द एम्पायर, इस साम्राज्य में आपको समझना होगा, कल्टीवेटर प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रसिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। ध्यान दीजिएगा, जो उगाने वाले कल्टीवेटर थे यानी जो किसान थे वो खुद के लिए तो प्रोडक्शन करते ही थे, खुद के खाने के लिए गेहूँ, चना या ग्रेन जितने भी आते हैं आपके, गेहूँ, चना, चावल, सरसों, ये सब जितने भी आते हैं आपके, ये सब तो उगाते ही थे खुद के लिए खाने के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए भी ये उगाते थे। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब अपने खाने के लिए तो ये उगाते ही थे, साथ ही साथ ये इतना उगाते थे, इतना प्रोडक्शन करते थे कि यह जो इनका सामान है ये एक्सपोर्ट भी हो सके, दूसरे देशों में जा कर के बिक सके, जिससे इनको कुछ पैसा उनसे मिल जाए, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि इनको बेचने में भी कितनी ज़्यादा परेशानी आती थी, ठीक है। बीच में जो बिचौलिया होते थे इनको कितना परेशान करते थे, इतनी आसानी से इनका सामान नहीं बेच पाते थे ये दूसरे देशों को, ठीक है। ठीक है, चलिए देखें आगे। क्योंकि देखिए कोई भी किसान है वो डायरेक्ट दूसरे देश को बेचने तो जाएगा नहीं, अकेले किसी दूसरे देश को कैसे जाएगा? वो पहले सरकार को बेचेगा, सरकार जा करके न बेचेगी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेगी। तो सरकार वहाँ के राजा थे और राजा तो उनका मिल करके शोषण करते थे जमींदारों के साथ। तो ये बात आपको समझना होगा। कोई भी पर्सन है, आज कोई 10 किसान हैं, मान लीजिए हमारे देश के उत्तर प्रदेश के 10 किसान हैं, अगर उनको अमेरिका कोई चीज़ भेजना होगा तो वो क्या 10 किसान जाएंगे अमेरिका में देने के लिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो पहले सरकार को बेचेंगे, सरकार MSP जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन पर उससे माल खरीदेगी, फिर वो सरकार के पास जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो सरकार
जो है दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगी। तो उस तरह उस वक्त जो रसिया में सिस्टम था जार निकोलस सेकंड के पास, वो बिल्कुल ज़्यादा बदतमीज इंसान था और वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, जिसकी वजह से लगातार सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुराइयां फैल रही थी और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। आपको समझना पड़ेगा किस तरह से हो रहा था। चलिए आगे देखिए। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। जो इंडस्ट्री थी वो पॉकेट्स में पाए जाते थे। पॉकेट्स का मतलब जेब का मतलब यहाँ जेब में नहीं है। पॉकेट्स का मतलब कुछ कुछ क्षेत्रों में इंडस्ट्री ऐसी फैली हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि यूरोप इतना बड़ा है, तो यहाँ कुछ हिस्सों में जो है पॉकेट्स में फैले हुए थे जो रूस में इंडस्ट्री थी, उतनी अधिक मात्रा में नहीं थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग। देखिए रूस का एक जो है कि स्टेट था जिसका नाम था पिट्सबर्ग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिट्सबर्ग जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्टेट था, किसका, जो मॉस्को के बगल में जो है पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग जो है वो मॉस्को और पिट्सबर्ग जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया था रूस का था, ध्यान रखिएगा। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। क्राफ्ट वर्कशॉप का मतलब ये है कि ऐसे जो फैक्ट्री थे वो मेन क्राफ्ट वर्कशॉप के ही बगल में होते थे, सेंट पीटर्सबर्ग के, ठीक है। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890। बहुत सारे फैक्ट्री तो 1890 में बने, क्योंकि उससे पहले क्या था कि बहुत सारे फैक्ट्री बने ही नहीं थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ 1688 के बाद, इंग्लैंड में जब सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो है रूस में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 1860 के आसपास। तो इससे समझ सकते हैं आप कितना साल बाद हुआ। तो इसके बाद जब 1890 में धीरे धीरे रसिया में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री बनने लगे जगह जगह पर, तो नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ने लगा और फॉरेन जो कंट्री थे वो भी, उनका भी इन्वेस्टमेंट आने लगा। क्यों? क्योंकि भाई देखिए फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी तो दूसरे देश के लोग भी पैसा लगाएंगे उस फैक्ट्री में। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो धीरे धीरे फैक्ट्री बन रही है तो उसमें पैसा लगाएंगे तो उनको भी तो प्रॉफिट होगा कि इस देश में इतने फैक्ट्री बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। दूसरे लोग भी पैसा लगाएंगे और दूसरे लोग पैसा लगाएंगे तो वो देश को भी फायदा होगा जिस देश में पैसा आएगा दूसरे देश से, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, पैसा बढ़ने लगा। कोल प्रोडक्शन डबल एंड आयरन स्टील आउटपुट क्वाड्रबल। देखिए हुआ क्या कि धीरे धीरे चौगुना पाँचगुना धीरे धीरे बढ़ने लगा और दोगुना, जो कोयले का उत्पादन था वो दोगुना बढ़ने लगा और जो आयरन का उत्पादन था वो भी 4 गुना 5 गुना बढ़ने लगा। धीरे धीरे स्टील की भी जो प्रोडक्शन थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। बाय द 1900 में क्या हुआ, इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। धीरे धीरे क्या हुआ था कि जहाँ पे कुछ बुनकर जो फैक्ट्री थी और कुछ दूसरे फैक्ट्री थी दूसरी चीज़ की, चाहे लोहे की हो चाहे स्टील की हो, वहाँ पे लगभग जो लोगों का वर्कर थे वो पूरे नंबर इक्वल हो गए। वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर वहाँ पे काम करने जाने लगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए कोई भी देश में जब इन्वेस्टमेंट आती है तो डिमांड बढ़ता है, और डिमांड जब बढ़ता है तो ज़्यादा सामान का प्रोडक्शन करना होता है, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा वर्कर चाहिए। ज़्यादा वर्कर जब चाहिए तो भाई जाहिर सी बात है हर जगह इक्वल वर्कर हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब कोई बढ़ाना चाहेगा अपना। तो देखिए ये स्थिति धीरे धीरे चल रही थी कहाँ पे, रूस में। आगे पढ़ते हैं, देखिए मोस्ट इंडस्ट्री, आपको समझना होगा, वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। हो क्या रहा था उस वक्त, आपको समझना होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट ओनर की थी। अभी मैंने बताया ना प्राइवेट ओनर क्या होते हैं, जिनका एक लोगों का पूरा फैक्ट्री होता है। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेज एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। जो गवर्नमेंट होती थी, सरकार कौन है, जार निकोलस सेकंड, राजा, ठीक है, समझ रहे हैं बात आप ना। तो गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरह से उन फैक्ट्रियों का सुपरविजन करती थी, यानी देख रेख करती थी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जिनको मजदूरी नहीं मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि उनसे 8 घंटे कह करके 15 घंटे काम करवाया जा रहा है। तो ये राजा ये देखता था, ठीक है। लेकिन राजा तो पहले ही बताया हम, एक नंबर का नालायक इंसान था, वो देखता ही नहीं था, वो अपने मन मस्ती करता था अपने मन का, कभी भी ध्यान नहीं देता था वो प्रजा पर। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। देखिए बट फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर थे, जो फैक्ट्री में जो इंस्पेक्शन करने जाते थे, मतलब देख रेख करने जाते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको घंटे कम काम करवा के, जो है ज़्यादा घंटे काम करवा के कम पैसा दिया जा रहा है, या जो है मजदूरी कम दी जा रही है। लेकिन क्या हुआ कि बिल्कुल भी जो इंस्पेक्टर थे वो भी बहुत भ्रष्ट थे, बिल्कुल करप्ट थे, वो भी मिले हुए थे मालिकों से, जो वहाँ के फैक्ट्री के मालिक थे उनसे मिले हुए थे, मोटा रकम लेकर के वो हमेशा झूठ बोल दिया करते थे। इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समथिंग 15 आवर्स। 15 घंटा ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था मजदूरों से। आप समझ सकते हैं 24 घंटा में 15 घंटा काम, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा काम करवाया जाता था। जबकि उनको 10 से 12 घंटे जो है आप फैक्ट्री में काम करने के लिए होते हैं, लेकिन 15 घंटे उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरीज। धीरे धीरे जो है स्थिति बदलने लगी थी, बहुत ज़्यादा स्थिति बदलने लगी थी। और आपको समझना होगा कि
जो वर्कर्स वर टू डिवाइड सोशल ग्रुप, और वर्कर जो थे धीरे धीरे बंटने लगे थे। सम हैड स्ट्रांग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम, धीरे धीरे ऐसे लोग जो कि अपने गांव से आए हुए थे उनका स्ट्रांग लिंक हो चुका था अपने अपने गांव से जहां से वो आए हुए थे। अदर हैड सेटल्ड इन द सिटी, कुछ कुछ लोग जो है सिटी से भी आए हुए थे यानी शहरों से आए हुए थे, कुछ शहर में सेटल हो गए, कुछ जो गांव में थे गांव में सेटल हो गए जो वहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि रोज़ कौन आ करके जाएगा अपने घर, फिर जाएगा फैक्ट्री में काम करने। इस तरह से लोग कुछ शहर में रहने लगे, कुछ गांव में ही रहने लगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि वर्कर किस तरह से सो रहे हैं बंकर में, ठीक है, जो कि एक तरह से डॉर्मेट्री बन चुकी है इन प्री रिवोल्यूशन रसिया, जो फ्रॉम रूम टू डॉर्मेट्रीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस तरह से कपड़ा का खाना कारखाना बन चुका है, इस तरह से आपको समझना होगा, ठीक है। डिवीजन कैसे क्या हुआ आपको ये भी समझना होगा। देखिए क्या हुआ, वर्कर आर डिवाइडेड बाय स्किल, वर्कर को डिवाइड किया जाता था स्किल के द्वारा कि मतलब उनके अंदर कितनी योग्यता है। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड, जो एक जो लोहे का कामगार था, काम करने वाला था, पीटर्सबर्ग उसको कहा जाता था। मेटल वर्कर कंसीडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट एमंग अदर वर्कर, जो मेटल वर्कर यानी जो लोहे का काम करने वाले जितने कारीगर थे वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, ऐसा समझते थे जैसे वही राजा हैं। देयर ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, जबकि उनके व्यवसाय में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहता था, बहुत ज़्यादा योग्यता चाहता था, इसलिए वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे वो करके। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914, 31% जो है काम उसमें महिलाएं करती थी 1914 तक। बट देवर पेड लेस देन मैन, लेकिन उनको आदमियों से हमेशा कम पैसा मिलता था। जैसे आदमियों को मिलता है 100 रुपया तो उनको मिलता था 60 रुपया, इस हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था। और आप समझ पा रहे होंगे तो इस तरह से कितना ज़्यादा उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। डिवीजन अमंग वर्कर्स सोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू, और बिल्कुल आपको ये भी समझना होगा कि उनके पहनावे में भी जो उनके वो ड्रेस दिए जाते थे, यूनिफॉर्म दिए जाते थे, उनमें भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जो आपको समझना होगा कि उनको बहुत ही गंदे भद्दे कपड़े दिए जाते थे, ऐसे जो कि मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही गंदे होते थे। सम वर्कर फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वर फ्यू। आपको समझना होगा जिसकी वजह से लगातार जब ये वर्कर के साथ ये भेदभाव हो रहा था और इनका शोषण हो रहा था, तो कुछ वहाँ सोशल ग्रुप बने यानी सामाजिक अच्छाइयाँ फैलाने वाले या उनका हेल्प करने के लिए कुछ समाज में ग्रुप बने, लेकिन वो ग्रुप कुछ ही थे और उन्होंने समय समय पर अनएम्प्लॉयमेंट के समय या बेरोजगारी के समय या बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब होते समय इनका साथ दिया था, लेकिन वो बहुत कम थे। अब कहते हैं ना, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी इतने बड़े बहुत बड़े हॉल में आपको बैठा दिया जाए, हज़ारों किलोमीटर के हॉल में, और आप चिल्ला रहे हैं तो उसमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो उसी तरह से कुछ जो है आपके ग्रुप थे, ज़्यादा ग्रुप नहीं थे, और कुछ वो नहीं कर पा रहे थे राजा के, ठीक है। तो ये समझना होगा। तो यहाँ तक मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Despite divisions, workers did unite to strike work when they disagreed with employers about dismissals or work conditions. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896, 1897 and in the metal इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। देखिए हुआ क्या दोस्तों, देखिए डिस्पाइट डिवीजन, बहुत सारी अलगाव की वजह से भी, लेकिन ये क्या हुआ, लोग बहुत बार ऐसा हुआ कि वर्कर एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन अंततः उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, वो यूनाइट हुए, वो एक हुए और उन्होंने अपने सारे काम जो है, जो कारीगर काम करते थे वो रोक दिए। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हुए एक दूसरे एम्प्लॉयर से, एक दूसरे लोग काम करने को लेकर के, कंडीशन को लेकर के, लेकिन फिर भी सब एक रहे और सभी लोगों ने कहा कि हम लोग एक रह करके अपने सारे कामों को स्ट्राइक कर देंगे, रोक देंगे, और तब तक रोकेंगे जब तक हमारा कंडीशन सही नहीं हो जाएगा, हमारा सैनिटेशन अच्छा नहीं हो जाएगा, हमें सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, और जो वर्किंग आवर है, जो हमें ज़्यादा काम कराए जाते हैं घंटे, वो कम ना कराए जाएँ। इस तरह से हम वो करेंगे और जैसा लिखा हुआ है उसी तरह कराना होगा। तो ये सब बातें होने लगी। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो चल रहा था, इसमें 1896 से 1897 में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली स्ट्राइक होने लगे, लगातार स्ट्राइक होने लगे, और जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जो एम्प्लॉयर्स का एकता था वो बढ़ता गया, और जो स्ट्राइक्स का मतलब फ्रीक्वेंसी था वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया। जब आप ध्यान देंगे कि 1902 में मेटल इंडस्ट्री में भी ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। मतलब आप देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है जो आपके कपड़े से रिलेटेड जो होती है, फैब्रिकेटिंग रिलेटेड होता है, वो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जबकि मेटल जो है वो मतलब लोहा का हो गया, तांबा का हो गया, इस तरह के जो एल्युमिनियम का हो गया, ये सब जो इंडस्ट्री होती है उसे मेटल इंडस्ट्री कहते हैं। तो उसमें 1902 में मेटल इंडस्ट्री में भी ये जो धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली जो स्ट्राइक थे वो स्टार्ट हो गए, ठीक है।
तो पहले क्या हाँ हुए, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ 1896 और 1897 में, और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में भी ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं स्ट्राइक होना शुरू हो गया। आप देखेंगे कि इन द कंट्री साइड पीसेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, अधिकतर जो भूमि को जोतते थे और वहाँ पे कुछ जो है कि अनाज को पैदा करते थे वो किसान थे जो कि अधिकतर भूमि का प्रयोग करते थे। बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो नोबिलिटी जिसमें बड़े बड़े जो है नोबल लोग थे, और क्राउन जो कि राजा था, और बहुत जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे जो कट्टरपंथी चर्च के लोग थे जो बहुत ज़्यादा कट्टरता से रहते थे, उनके पास सबसे अधिक प्रॉपर्टी थी रूस में। लाइक वर्कर्स पीसेंट टू वर डिवाइडेड। देखिए वर्कर्स, जैसे कि हमने बताया कि वर्कर में बहुत सारा डिवीज़न था, और पीसेंट में भी उसी तरह से डिवीज़न था, मतलब कि बंटवारा एक दूसरे से दिमाग को लेकर, मतलब दिमाग में अलग अलग विचार लेकर के इन लोगों के बीच बंटवारा हुआ करता था। दे वर आल्सो deeply religious but except in a few cases they had no respect for the nobility। लेकिन एक बार ध्यान रखना होगा कि बहुत अच्छे धार्मिक तौर पे वो लोग थे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा few cases that had no respect for the nobility, उनके मन में नोबिलिटी जो नोबेल लोग थे उनके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था, कोई भी इज्जत नहीं थी उनके लिए। नोबेल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार। देखिए जो नोबेल्स थे ना, उनको सारा जो पावर मिल रहा था, सारी जो शक्ति मिल रही थी, जो पोजीशन मिल रहा था, वो सारा उनको मिल रहा था जार से। जार किसको कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको, जार कहते हैं राजा को, ठीक है। जार जो है वो रूस के राजा को कहते हैं, किंग को कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जार का स्पेलिंग TSAR है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो जार कहते हैं इसको। नॉट थ्रो लोकल पॉपुलरिटी। देखिए क्या हुआ कि जो लोकल पॉपुलरिटी थी वो धीरे धीरे जो है नहीं, उसकी वजह से नहीं हुई थी उनको, लेकिन हाँ एक बात समझना है कि जार ने पूरी तरह से सपोर्ट किया नोबेल्स को। दिस वाज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटनी पीसेंट्स रिस्पेक्टेड नोबेल्स एंड फॉट फॉर देम। देखिए फ्रांस में इसका उल्टा था, फ्रांस में जो नोबेल्स लोग थे उनका जो किसान थे इज्जत करते थे, यहाँ तक कि उसके लिए उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते थे नोबेल्स के लिए, जो वहाँ के किसान थे फ्रांस के। लेकिन रूस में इसका ठीक उल्टा था। रूस में क्या था, रूस में नोबेल्स से जो किसान थे वो बहुत नफरत करते थे, क्योंकि नोबेल्स को ये माना जाता था, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, हिंदी में हम कुलीन वर्ग यूज कर सकते हैं नोबेल्स को, कुलीन वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से दिमाग में बहुत ज़्यादा उनके प्रति बुराई भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। जो भी किसान थे रूस के वो सोचते थे कि जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है वो हमारा कुलीन वर्ग के लोग हैं, क्योंकि कुलीन वर्ग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि राजा उतना नहीं दुश्मन हमारा है जितना ये कुलीन वर्ग के लोग हैं, क्योंकि यही लोग उनसे टैक्स वसूला करते थे और यही लोग उनके ऊपर टैक्स लगाया भी करते थे एक्स्ट्रा, और यहाँ तक कि इनके ऊपर बहुत सारी जो एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण करते थे, एक तरह से मारपीट हो चाहे इनसे ज़बरदस्ती काम करवाना हो, ये सभी नोबेल्स ही किया करते थे। इन रसिया पीसेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबेल्स टू बी गिवन टू देम। रसिया में चाहते थे किसान की किसी भी तरह से जो नोबेल्स के पास जितनी भी संपत्ति है वो किसान को दिए जाएं। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। धीरे धीरे क्या हुआ, जब रसिया में धीरे धीरे ये बात बढ़ने लगी तो किसानों ने जो टैक्स था उसे देना मना कर दिया। ध्यान समझना होगा आपको, धीरे धीरे क्या हुआ, जो टैक्स था उन्होंने देना मना कर दिया राजा को, और यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी कि बहुत बड़े बड़े जमींदारों को उन्होंने मर्डर भी करना शुरू कर दिया था। आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। 1902 में दिस ऑकवर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रसिया के हिस्से में 1902 में यह बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा, क्योंकि बहुत सारे लैंडलॉर्ड को पकड़ पकड़ के रात में मर्डर कर दिया जाता था और उनको कहीं कहीं कुओं में फेंक दिया जाता था, कभी कभी तो उनको जला भी दिया जाता था, उनके घर को भी जला दिया जाता था। एंड इन 1905 और 1905 में सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रसिया। और 1905 में क्या हुआ, पूरे रसिया में यह घटना घटने लगी। और दोस्तों 1905 में वो घटना थी जो आपको याद रखनी होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें रसिया एक छोटे से देश से हार गया था जो कि जापान था, ठीक है। कोरिया को लेकर, साउथ कोरिया को लेकर के ये दोनों लोग लड़ गए थे आपस में, ठीक है, रूस लड़ गया था और जापान। और 1905 में ही रूस की बहुत करारी हार जो हुई थी और एक छोटे से देश ने एक बहुत सारे बड़े देश को हरा दिया था, जिसकी वजह से रूस के लोग और पागल हो गए थे कि हमारे देश
का जो है बहुत बड़ा जो इज्जत है वो गिर गया है। इस वजह से आपको समझना होगा कि रूस के लोग इस तरह से भी नाराज़ हो गए थे राजा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो मानते थे कि सबसे बड़ा इसमें दोष राजा का है और नोबेलिटी का है, जो कि बड़े लोग बैठे हुए हैं और उनका कोई भी योगदान नहीं है और हमारे देश की बहुत बड़ी नाक कटी है, ऐसा वो मानते थे। चलिए अब आगे आ जाते हैं। Russian peasants were different from other European peasants. In another way, they pooled their land together periodically and their commune mir divided it according to the needs of individual families. देखिए रसिया में जो किसान थे वह यूरोपियन मतलब जो पूरे यूरोप के किसान हैं उनसे अलग थे। कैसे थे? दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली, वह अपने जो ज़मीन है उसको पीरियोडिकली बांट देते थे, साथ करते थे। एंड देयर कम्यून का मतलब मीर जो होता था, मीर कहते हैं इसको, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज, मतलब जितने भी इंडिविजुअल फैमिलीज है उसके हिसाब से उसको एक एक करके बांट देगा। मतलब मीर जो होता था, कम्यून जो होता था, एक अधिकारी, वो जो है आपके भूमि को बांट करके एक फैमिली के हिसाब से, एक एक लोग के फैमिली के हिसाब से बांट कर आपको दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे आ जाते हैं और पढ़ते हैं सोशलिज्म इन रसिया, ठीक है। सोशलिज्म इन रसिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। आपको समझना होगा 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो बैन थी रसिया में। रसिया में आप कोई पार्टी नहीं बना सकते थे, ठीक है। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाई सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज। ध्यान देना होगा कि 1898 में क्या हुआ कि एक पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम था RSDP, ठीक है, RSDP, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो कि मार्क्स के आइडिया पे चलता था। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया कि पूरी तरह से रसिया में पार्टी बनाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, बैन लगा हुआ था, इसलिए इसको इलीगल करार दिया गया। वहाँ के राजा ने इलीगल इसको करार दिया। इट्स set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes। भले ही इलीगल वो ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिए थे, लेकिन ये फिर भी अपना काम कर रहा था। इस तरह से उसने अपने न्यूज़पेपर भी निकाले। इस पार्टी ने, RSDP पार्टी ने अपने न्यूज़पेपर निकाले और न्यूज़पेपर के माध्यम से RSDP पार्टी ने लोगों को बताया कि किस तरह से राजा और नोबिलिटी के लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को भी अपना इस पार्टी में शामिल किया और इस यहाँ तक कि स्ट्राइक करने में भी इस पार्टी ने बहुत भूमिका निभाई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से। और आगे पढ़िएगा। देखिए, सम रशियन सोशलिस्ट, देखिए सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट, ऐसा मानते थे कुछ सोशलिस्ट यानी समाजवादी ऐसा मानते थे कि द रशियन पीसेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। क्या होता था कि अगर उनका मानना था कि अगर किसी तरह से अगर ऐसे ऐसे ज़मीन मिल जाए इंडिविजुअल को, हर लोग को बांट करके ज़मीन मिल जाए, तो इससे क्या होगा, इनको आदत पड़ गई थी और डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, यह उनको नेचुरल सोशलिस्ट बना देगा, मतलब लोगों को समाजवादी बना देगा, जो कि एक एक कर करके अगर उनको अपनी भूमि मिलती जाएगी। अगर मान लीजिए किसान जो है उसको बड़े बड़े ज़मींदार से छीन करके ज़मीन बांट करके दे दी जाएगी, तो वो कहलाएगा कि हाँ ये हम लोग सोशलिस्ट बन चुके हैं, इससे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बताया था कि सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी वीडियो में बताया आपको पहले, ठीक है। सो पीसेंट नॉट वर्क, पीसेंट not workers would be the main force of the revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries। तो इस तरह से रसिया धीरे धीरे तेज़ी से और दूसरे कंट्री के बजाय तेज़ी से सोशलिस्ट कंट्री बनना शुरू हो गया था। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत में सोशलिस्ट पूरे कंट्री में फैल चुके थे। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन भी उन्होंने किया था 1900 में। ध्यान रखिएगा कब किया था, 1900 में, ठीक है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीसेंट राइट एंड डिमांडेड दैट द लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स ट्रांसफर टू पीसेंट्स। और जो रिवोल्यूशनरी पार्टी थी सोशलिस्ट, उनका कहना था कि जितनी भी ज़मीन है जो नोबल्स के पास है वो सारे किसानों को दे देने चाहिए। और इसके अधिकार के लिए इस पार्टी ने मांग किया और बड़े स्तर पर मांग किया था और कहा था कि जितने भी किसान का ज़मीन है वो किसानों को दे दी जाए, नोबेलिटी के पास, ठीक है। यानी बड़े बड़े जमींदारों के पास जो ज़मीन है वो किसको दे दी जाए, किसानों को दे दी जाए। चलिए देखते हैं। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज अबाउट पीसेंट्स। लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, सोशल डेमोक्रेट्स का मतलब RSDP पार्टी, वो पूरी तरह से सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से वो थोड़ा सा डिसएग्री थी, मतलब डिसएग्री का मतलब असहमत थी वो। लेनिन फेल्ट दैट पीसेंट वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप
देखिए लेनिन का मानना था कि जो किसान हैं वो कभी यूनाइट नहीं हो सकते, ऐसा लेनिन का मानना था। देखिए मार्क्स और लेनिन में क्या डिफरेंस था आपको समझना होगा। एक था मार्क्स और एक था लेनिन, ठीक है। मार्क्स एक था लेनिन। देखिएगा लेनिन और मार्क्स का कुछ ही बातों पे अलगाव है, ऐसा क्या है। देखिए देखिए मार्क्स का मानना ये था कि कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मार्क्स का मानना था कि देश में कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए और स्टेटलेस सरकार होनी चाहिए, जिसमें कोई राजा नहीं होना चाहिए, कोई मतलब समझ रहे हैं, कोई भी राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री कुछ नहीं होना चाहिए। बस जो है कि ऐसे ही शासन चलना चाहिए, पूरे किसानों के हाथ में शासन होना चाहिए, सब कुछ व्यवस्था सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसानों के हाथ में होना चाहिए, जनता के हाथ में होना चाहिए। मार्क्स ऐसा मानता था। जबकि लेनिन कहता था कि नहीं, जो किसान के हाथ में तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा को भी होना चाहिए, या मान लीजिए कि एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, स्टेटलेस सरकार नहीं होनी चाहिए। इनका मानना था कि वो कोई ना कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए या राष्ट्रपति होना चाहिए देश को देखने वाला, लेकिन सरकार किसानों का ही होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। लेकिन इनका मानना था कि नहीं, स्टेट का एक बहुत बड़ा अधिकारी या स्टेट का एक पर्सन होना चाहिए जो लोगों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये डिफरेंस था मार्क्स और लेनिन में। इस तरह से आपने देखा होगा कि एक पार्टी है जिसका नाम है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा इसके आगे लिखा होता है एम का मतलब होता है मार्क्सिस्ट, जो मार्क्स के विचारधाराओं पे चलते हैं, ठीक है। और एक होता है CPI ML, एल जुड़ जाता है, तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी दोनों विचारधारा को जो लोग मानते हैं। तो याद रखिएगा CPI M होता है, एक होता है CPI ML, ठीक है। और एक तो CPI होता ही है, आप जानते ही हैं। तो इस तरह के दो अंतर आपको देखने को मिलेंगे। लेनिन का यही मानना था जो मैंने आपको बताया, और लेनिन का मानना ये भी था कि पीसेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरे लोग को ग्रुप में मतलब ग्रुप कर देना चाहिए, एक साथ कर देना चाहिए। सम वर पुअर एंड अदर रिच। उनका कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, तो उनको एक साथ आप कैसे ला सकते हैं, क्योंकि अमीर कभी चाहेगा नहीं कि वो गरीब के साथ बैठे, ठीक है। तो सम वर्क एज लेबरर्स वाइल अदर वर्क कैपिटलिस्ट। और कुछ इनका ये भी कहना था कि कुछ जो किसान है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और कुछ जो किसान है वो बहुत छोटे मोटे मजदूर हैं, लेबर हैं, तो वो कैसे किसी बड़े आदमी के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे बात को आप। चलिए, गिवन this differentiation within them they could not all be the part of socialist movement। तो सोशलिस्ट मूवमेंट के ये सब अंग नहीं बन सके क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस इन लोगों में था। दो तीन बातों पे मैंने अभी बताया कि लेनिन ने ये बात कहा था कि आप कैसे किसानों को एक कर सकते हैं, कैसे उनका ग्रुप बना सकते हैं। उनमें से कुछ किसान तो बहुत अमीर होंगे और कुछ तो बहुत गरीब होंगे, और भाई बहुत अमीर वाला तो गरीब के साथ बैठेगा नहीं, वो थोड़ा बहुत तो उनसे डिफरेंस सोचेगा ही। और कुछ लोग बहुत बड़े बड़े पैसे वाले होंगे उस किसानों में से ही, और कुछ लोग एक कारीगर के रूप में होंगे, तो वो दोनों का भी बिल्कुल भी बात नहीं बनेगा एक दूसरे से, तो वो कैसे एक हो सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन की वजह से ये आंदोलन उतने बड़ा जो है नहीं बन सका। ये बात समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आगे। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से ये दोनों पार्टियां अलग अलग बटी हुई थी। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक ग्रुप का नेता था, वो सोचता था कि अगर हम repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Others, Mensheviks, thought that the party should be open to all, as in Germany। देखिए कहना यह था कि व्लादिमीर लेनिन का कहना था कि जो उसकी पार्टी है, ठीक है, वो जार रसिया के जार की तरह होना चाहिए। जैसा रसिया का जार होता है वो एकदम डिसिप्लिन होता है, वो अपने लोगों को साथ लेकर चलता है और अपने लोगों के ही बारे में सोचता है, और वो बहुत मास जनसंख्या में उसके लोग मेंबर हैं। तो वो चाहता था कौन? बोल्शेविक दल का नेता लेनिन। लेकिन उसके अदर जो है मेंशेविक जो चाहते थे, मेंशेविक के नेता कौन थे? मार्क्सिस्ट थे। तो उनका कहना था थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। उनका कहना था नहीं, पार्टी सभी के लिए खुली होनी चाहिए, यानी सबके लिए ओपन डोर होना चाहिए, जैसे कि जर्मनी में थी, ठीक। देखिए आगे तो 2.4 टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवोल्यूशन। हमने अभी बताया कि कैसे 1905 में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, लेकिन ये पूरी क्रांति कैसे आपको समझना होगा। ये पहला कह सकते हैं कि रूस की क्रांति में पहला कील था ये। रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। रसिया क्या था? एक ऑटोक्रेसी था। देखिए ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि सिंगल पर्सन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। देखिए ऑटोक्रेसी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ऑटोक्रेसी का मीन्स क्या है आपके सामने, ठीक है, आपको नीचे मिलेगा। चलिए मैंने तो बता ही दिया है वैसे आपको कि सिंगल पर्सन जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। देखिए अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के लिए प्रति जो है बिल्कुल उत्तरदायी नहीं था, और न तो पार्लियामेंट बना हुआ था रूस में 1905 तक। लिबरल जो थे रसिया में, वो चाहते थे किसी तरह से ऐसा हो, टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिवोल्यूशनरी, दे वर्क विद पीस एंड वर्कर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा था कि जो धीरे धीरे लिबरल्स थे, उन्होंने दोनों पार्टियों के साथ समझौता कर लिया। आरएसडीपी पार्टी एक थी, एक जो हमने बताया, और उसके बाद एक तो आपको पता ही है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी। उन दोनों के साथ गठबंधन कर करके, मतलब दिमाग एक साथ लगा करके, उनके साथ और किसानों के साथ मिल करके उन्होंने कहा कि अब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक हमें संविधान चाहिए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, और उनको एक सपोर्ट भी मिला जो पोलैंड के निवासी थे, जो पोल्स थे, जो हम बताए थे कि पोल्स जो रहने वाले थे वो कहाँ के थे, पोल्स रहने वाले पोलैंड के थे, ठीक है। ये उनके जाति का नाम है, धर्म का नाम है, ठीक है, समझिए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, और वो जो है सपोर्ट भी कर रहे थे अन्य लोगों को, इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बाय जादिदीज हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी। और जदीदी जो थे वो चाहते थे कि मुस्लिम का मॉडर्नाइजेशन हो, मुसलमानों में भी जो है आधुनिकीकरण आया, जिससे कि इस्लाम जो है इस बात को मान रहा था, और ये लोग भी उनका साथ दे रहे थे, यानी किसानों का साथ दे रहे थे, इन पार्टियों का साथ दे रहे थे। और 1904 में क्या हुआ है, इन द ईयर ऑफ 1904 वाज ए पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर। रशियन वर्कर के लिए बहुत ही ख़राब ये समय था और साल था। क्यों था? प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। हुआ क्या दोस्तों कि जो सामान थे, जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, जैसे रोज़ खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब रोज़ की खाने वाली चीज़ें बहुत तेज़ी से इसका रेट बढ़ने लगा। और जब रेट तेज़ी से बढ़ने लगा तो हुआ क्या, इससे हमारा जो मजदूरी था वो घट गया। सो क्विकली द रियल वेजेस डिक्लाइन में 20%। यहाँ तक कि मजदूरी जो कारीगरों को मिलती थी, जो किसानों को मिलती थी, जो फैक्ट्री में वर्कर्स को मिलती थी, वो 20% घट चुकी थी। यानी आपको अगर 100 रुपया मिल रहा था तो आपको 80 रुपया मिलने लगा था, ऐसी स्थिति आ चुकी थी। और सामान भी महंगा होने लगा था, दोनों तरफ से दिक्कत होने लगी थी। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली रशियन वर्कर्स विच हैज़ बीन फॉर्मेड इन 1904। हुआ क्या दोस्तों, स्थिति खराब होने लगी और एसोसिएशन के साथ सभी लोग बात करने लगे, मतलब अपने अपने ग्रुप के साथ, कि क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो राजा है उस पर मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े और वो वापस ले इन चीज़ों को। were dismissed at the Polar Iron Works. There was a call for industrial action over the next few days. Over 110,000 workers in St. Petersburg went to strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours and increasing in wages and improvement in working condition. ऐसा मानना था, जितने भी संगठन थे इन्होंने मिल करके बहुत बड़ा एक सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि आपको पता है लोहे का बहुत ही इम्पोर्टेंट आयरन का वहाँ पे फैक्ट्री था, 1,10,000 लोगों ने मिल करके उस बड़े फैक्ट्री के सामने एक धावा बोल दिया और बहुत ही भयानक, कह सकते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से एक आंदोलन शुरू कर दिया, स्ट्राइक शुरू कर दिया कि हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक आप हमें यहाँ सिर्फ 8 घंटे के लिए काम नहीं देंगे, मतलब उससे ज़्यादा नहीं कराना है, 8 घंटे सिर्फ हमको काम दीजिए और यहाँ पे सैलरी बढ़ाइए, जो मजदूरी है वो बढ़ाइए, और जो हमारे साफ़ सफाई की जगह, मतलब काम करने की जगह है, वहाँ पे साफ़ सफाई भी स्थापित करिए, मतलब सही रखिए। ये सब मांग थी सारे वर्कर की। और कितने लोग थे? 1,10,000 लोग मिल करके ये कर रहे थे, ध्यान रखिएगा इसको। व्हेन द प्रोकेशन ऑफ वर्कर लेड बाय फादर गैपोन रीच द विंटर पैलेस, धीरे धीरे जब वह विंटर पैलेस की तरफ बढ़ी, क्योंकि जहाँ राजा रहता था, विंटर पैलेस में कौन रहता था? राजा रहता था, ठीक है। वहाँ पे वो पहुँचे, कौन, किसके अध्यक्षता में? फादर गैपोन एक थे जो ये लीड कर रहे थे लोगों को, ठीक है। जो जुलूस जो था पूरा, वो लीड कौन कर रहा था? गैपोन कर रहे थे। इट वाज अटैक बाय द पुलिस, और पुलिस की लाठियों से बहुत लोगों का सर फट गया, एंड द कोसैक्स, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों का ब्लड बहने लगा। ओवर 100 वर्कर वर किल्ड, 100 लोग मारे गए उसमें, और 300 लोगों को चोटें आई, बहुत ही गंभीर चोटें आई। और द इंसिडेंट नोन एज ए ब्लडी संडे, और उस दिन जो ये घटनाएं हुई थी, उस दिन संडे का दिन था, इसलिए उसको ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार का समय कहा गया। ध्यान रखिएगा, खूनी रविवार का दिन कहा गया। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवोल्यूशन, और फिर धीरे धीरे यह जो है श्रृंखला जारी रही, और इसे ही 1905 की क्रांति कहा जाता है। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटी, धीरे धीरे यह कहानी जो थी, कहानी क्या कह सकते हैं इसको, ये स्ट्राइक जो थी वो बढ़ती गई और पूरे देश में फैल गई, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में फैल गई। स्टूडेंट, लेबर, सब लोग मिल गए आपस में, आम जनता भी मिल गई। और हुआ क्या? लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, अदर मिडिल क्लास वर्कर
इस्टेब्लिश द यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और धीरे धीरे सारे लोग मिल गए हैं, चाहे लॉयर हों, डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे पब्लिक हो, चाहे समझ रहे हैं, हर व्यक्ति मिल गया और कहने लगा कि हमें जल्दी से जल्दी संविधान चाहिए। राजा डर गया, राजा की हालत ख़राब हो गई इतनी बड़ी भीड़ देख करके, और कहा कि अब ठीक है भैया, अब हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहते हैं और मैं आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने आया हूँ। राजा मतलब वो एक तरह से लॉलीपॉप दे रहा था और उसने कहा कि ठीक है, अब हम आपके रिप्रेजेंटेटिव को ड्यूमा में बुलाते हैं। ड्यूमा जो है वहाँ के पार्लियामेंट को कहा जाता है। और उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि अगर कुछ रोकना है जल्दी से जल्दी इनके आंदोलन को, तो इनकी बात मानी लेनी पड़ेगी। तो उसने ऐसा ही किया और ड्यूमा वहाँ बनाया। ड्यूमा पार्लियामेंट को कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ के ड्यूमा को अनुमति दे दी बनाने के लिए, ठीक। तो फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देयर वर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स के बहुत बड़े बड़े कमिटीज वहाँ थे। 1905 में क्या हुआ कि बहुत सारे कमिटीज ने अनऑफिशियली, क्योंकि वो इलीगल थे, इस तरह से वो ऑफिशियली तो कुछ कह नहीं सकते, सीवियर रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। और फिर उसके बाद राजा समझ चुका था कि ये सारी वजह, इनके जड़ जो हैं वो कमिटीज़ हैं और यूनियन है जो कि मिल करके बने हैं, चाहे वो पार्टी हो आरएसडीपी, चाहे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी हो, ये सब उनकी वजह है। तो धीरे धीरे इसने पॉलिटिकल एक्टिविटी पर पूरे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। और जार ने, जो ड्यूमा था, जो कि हम बोले ना कि लॉलीपॉप दिया था, 75 दिन के बाद उस ड्यूमा को भी ख़त्म कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना होगा। और उसके बाद कुछ दिन तक फिर शुरू किया, लेकिन फिर 3 महीने बाद ऐसे ऐसे ख़त्म करता रहा। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चन ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। वह नहीं चाहता था कि ड्यूमा के लोग उसके पावर को ख़त्म करें या जो है किसी भी तरीके से उससे क्वेश्चन करें, ठीक है। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पेक द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। और धीरे धीरे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन और लिबरल्स और रिवोल्यूशनरी को रोक दिया गया उसमें जाने से, ड्यूमा में, ठीक है। और वोटिंग सिस्टम भी बिल्कुल भी बदल के रख दिया गया था, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। 2.5 पढ़ना शुरू करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय रशियन एम्पायर किस तरह से फला फूला या किस तरह से गड्ढे में गिर चुका था, इसको हम देखेंगे। और देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में किस तरह से न चाहते हुए भी रूस ने उसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वहाँ के लोगों का जो मांग है, डिमांड है, उसको दबाया जा सके या भुलाया जा सके। बेरोजगारी की जो समस्या है, जो भुखमरी की समस्या है, जो लगातार उसमें मजदूरी की समस्या और जितनी भी तमाम तरह की समस्याएं रसिया में मुंह बाए खड़ी थी, उसको वो ध्यान भटकाने के लिए चाहता था कि किसी तरह से रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हो जाए। जो जार निकोलस सेकंड था, वो चाहता था कि रसिया के सारे सैनिक शामिल हो जाएं उसमें, जिससे कि सारे देश का ध्यान भटक जाए और वो मेरी तरफ जो आंदोलन कर रहे थे मेरे खिलाफ, वो भी आंदोलन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1914 में क्या हुआ। इन 1914 1914 में जो वार था, यानी जो युद्ध था, वो 2 यूरोपियन अलायंस के बीच हो चुका था शुरू, ठीक है। वो कौन कौन से थे, देखिए, एक था सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, सेंट्रल अलायंस जो था, मतलब सेंट्रल फोर्सेस थी, और एक था एलाइड नेशन, ठीक है, एलाइड नेशन। देखिए, सेंट्रल फोर्सेस वो थी जो यूरोप के बिल्कुल बीच में से आती थी। जैसे जैसे अगर आप यूरोप का मैप देखेंगे तो उसके बीच में से आते हैं कौन कौन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ठीक है, और टर्की। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की जो थे वो आपके मेन आएंगे सेंट्रल पावर में, ठीक है। सेंट्रल पावर में मेन कौन है, आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ठीक है। तो उसी तरह एलाइड नेशन में जो थे वो थे आपके ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, और बाद में रूस भी शामिल हो जाता है और अमेरिका भी शामिल हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। एलाइड पावर या सेंट्रल पावर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये बात आप देख लीजिएगा। वैसे तो आप देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस ताकतवर थे, लेकिन जब रूस और अमेरिका इसके साथ शामिल हो गया बाद में युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो ये और ज़्यादा ताकतवर हो गया, जिसकी वजह से इनकी जीत हुई, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे कि क्या हुआ था, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब इसको पहला वर्ल्ड वार कहा गया, पहला विश्व युद्ध कहा गया, जो कि दुनिया के लिए बहुत ही भयानक युद्ध था। पूरी दुनिया में कई करोड़ लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। इन रसिया द वार वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकेंड। शुरू में क्या हुआ कि रसिया इनिशियल बहुत ज़्यादा पावरफुल राज्य बन के उभरा, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी कमजोरी थी वो सामने आने लगी थी। कैसे?
देखिए, जो इनिशियल पावर था उनके पास, उन्होंने तो दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उनकी कमी इसलिए आने लगी थी क्योंकि लगातार जो सैलरी थी सैनिकों को 17 साल से लगातार सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से सैनिक अंदर अंदर टूट रहे थे कि हमें सैलरी नहीं मिलती और हम लगातार युद्ध में लड़ें, कैसे लड़ें, अपने माँ बाप की मतलब वो मतलब अच्छे से घर को भी नहीं चला पाते थे, लगातार मतलब अपने आप में सोचने को मजबूर थे वो। तो इस तरह से शुरू शुरू में तो रूस में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब दिन बहुत ज़्यादा होता गया, युद्ध लंबा खिंचता गया, तो धीरे धीरे दिक्कत आनी शुरू हुई रूस के सैनिकों को, जिसकी वजह से लोग नाराज़ होते गए। एज द वार कंटिन्यूड, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो वार था वो कंटिन्यूड मतलब लगातार चलता रहा, जार ने पीछे हटने से मना कर दिया, और यहाँ तक कि उसने अपने मेन पार्टी जो ड्यूमा में थी, जैसे कि उसके साथ ड्यूमा उसने जो बनाई थी, ड्यूमा देखिए संसद को कहते हैं, रूस के संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा। जैसे इंडिया के संसद को तो संसद और पार्लियामेंट कहते हैं, आप जानते ही होंगे, तो रूस के संसद को क्या कहते हैं, डूमा कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताएगा। उसी तरह अमेरिका के क्या कहते हैं संसद को, कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फ्रांस के संसद को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से मैं बता दूं कि हुआ क्या कि ड्यूमा के सपोर्ट को भी लेने से मना कर दिया। जार निकोलस सेकंड ने कहा कि मुझे किसी का भी कोई राय नहीं चाहिए, कोई भी मशवरा नहीं चाहिए, किसी का भी कोई मुझे अगर सिखाता है तो मैं उसको गोली मार दूंगा, यहाँ तक कि ऐसी बातें करने लगा था राजा, ठीक है, जार निकोलस सेकंड। सपोर्ट वो थीन, और सपोर्ट जो था वो बहुत ही कमज़ोर हुआ, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोई राय नहीं लिया जा रहा है। जो पार्टियां थी वो भी एंटी हो गई, जो जार निकोलस सेकंड था उस राजा के, ठीक। एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई, जिसकी वजह से धीरे धीरे जर्मनी के खिलाफ जो नफ़रत थी वो बढ़ती गई लोगों के अंदर। देखिए, रूस के लोगों के अंदर जर्मनी के खिलाफ नफ़रत क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि जर्मनी तो किसके अंदर था, सेंट्रल पावर के साथ था, ठीक है, जबकि ये रूस किसके था, ये अलाइड पावर के साथ था, यानी ब्रिटेन फ्रांस के साथ था, जबकि जर्मनी तो दूसरी तरफ लड़ रहा था। तो इन दोनों से जब युद्ध होगा तो यहाँ के एक दूसरे के नागरिक देश के तो गुस्सा ही होंगे एक दूसरे से, जाहिर सी बात है, आप समझिएगा इसको, ठीक है। तो और एक और गुस्से का वजह था कि आगे मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जब जर्मनी से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए रूस के लोग, तो जर्मनी के नाम से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग। आप देख सकते हैं कि पीटर्सबर्ग जो नाम था वो जर्मन एक नाम था, ठीक है, वो एक जर्मन नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, जिसमें लोहे की बहुत बड़ी, आपको पता है कि बहुत बड़ा वहाँ पे फैक्ट्री था। ए जर्मन नेम, जो कि एक जर्मन नाम था, एज पेट्रोग्राड, अब जो है उसका नाम जो है रीनेम करके पेट्रोग्राड कर दिया गया था, ठीक है। तो जो जर्मनी का एक नाम था पीटर्सबर्ग, उसको बदल कर क्या कर दिया गया, पेट्रोग्राड कर दिया गया। द जारीना अलेक्जेंड्रा, जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स। जारीना का जो देखिए, जो वहाँ की महारानी थी जारीना अलेक्जेंड्रा, वो एक बहुत ही पुअर एडवाइज़र, जो उसका बहुत ही ख़राब सलाहकार था, वो भी एक जर्मन था, जो कि जिसका नाम राजपुतिन था। देखिए, याद रखिएगा, जो आपको मैंने बताया जार निकोलस सेकंड की जो पत्नी थी अलेक्जेंड्रिया, जारीना अलेक्जेंड्रिया, वो उसका एक बहुत ही ख़राब सलाहकार था जिसका नाम था राजपुतिन, ठीक है। बहुत बड़ा गजेड़ी नशेड़ी था, ये पत्तीबाज इंसान था, हमेशा जुआ खेलता रहता था और इनको महल में बैठा करके जादू टोना ये सब सिखाया करता था। खासकर ये हिप्नोटाइज करता था रानी को और अपने बस में भी कर लेता था। ये बहुत ही बड़ा जादूगर था और ये जादू दिखा करके लोगों को बस में अपने किया करता था, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे इससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। जो ऑटोक्रेसी थी धीरे धीरे अनपॉपुलर होने लगी, जैसे कि जो राजा था वो धीरे धीरे अनपॉपुलर होने लगा इसकी वजह से, ठीक है। धीरे धीरे जो ऑफिसर्स थे जो राजा के साथ आते थे इससे बहुत नाराज़ हुए और इसकी बाद में हत्या भी कर दी थी रात के समय में, ठीक है। चलिए, अब आगे आ जाते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। देखिए, क्या हुआ कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों पे लड़ा गया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, यानी ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ लड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये रूस है, ठीक है, ये रूस का एक नक्शा मैंने ऐसे ही बनाया समझाने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, आपको समझना होगा कि जो जर्मनी था वो यूरोप का ये वाला हिस्सा था, यूरोप इस तरह से था, क्योंकि रूस भी यूरोप में ही पड़ता है आधा, ठीक है, आधा एशिया में पड़ता है, इसलिए इसका नाम यूरेशिया कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो हुआ क्या था, जर्मनी ने क्या किया कि इसके वेस्टर्न वाले इलाके में, ये वाला वेस्टर्न इलाका था, ये ईस्टर्न इलाका है, वेस्टर्न वाले इलाके में बहुत बड़ी गोलीबारी की और बहुत सारे सैनिक अपने भेज दिए हमला करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ही भयंकर नुकसान का सामना करना रूस
पड़ा रूस को, और रूस के बहुत सारे सेना भी मारे गए और बहुत सारे आम जनता भी इस युद्ध में, सिर्फ रसिया के जो राजा जार निकोलस सेकेंड थी उसके एक गलती के फैसले की वजह से बहुत सारी जनता मारी गई। और जो युद्ध में जनता मारी गई उसके साथ साथ उसके घर से भी बहुत लोग बेघर हो गए, और यहाँ के जितने भी घर थे वहाँ उसको जर्मनी की सेनाओं ने निस्ते नाबूद कर दिया। और यहाँ तक कि रूस की भी सेनाओं ने इनके घर को तोड़ा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हम अपने जनता के घर को तोड़ देंगे तो युद्ध लड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इन्होंने जनता के घर को भी तोड़ दिया था, जो अपने ही जनता के घर के लोग थे उनको तोड़ दिया था, जिसकी वजह से और जनता के अंदर गुस्सा पनपने लगा था। ठीक है, इसको ध्यान से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप समझिए द डिफीट वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। धीरे धीरे जो डिफीट था यानी हार था वो लगभग लगभग रूस का तय हो चुका था, और रशिया की आर्मी पूरी तरह से जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार चुकी थी। 1914 और 1916 के बीच तो इतने बुरी तरह से इन्होंने हारा कि 7 मिलियन लोग यानी 70 लाख लोग मारे गए थे। ध्यान रखिएगा 1917 तक 70 लाख दोस्त बहुत होते हैं। यह समझ सकते हैं कि 70 लाख लोग 1917 से जब मारे गए होंगे तो रूस में कितनी ज़्यादा लोगों के बीच नफरत फैल चुकी होगी राजा को लेकर के। ठीक है, एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लाइव ऑफ द लैंड। देखिए हुआ क्या कि मैंने अभी बताया कि रशियन आर्मी ने लड़ाई को जारी रखने के लिए बहुत सारे फसल जो थे, किसानों के बेचारे जो गरीब किसान थे उनके फसल को भी नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि उनके घरों को, दीवारों को, सबको गिरा दिया, और जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे किसानों का हो चाहे आम जनता का हो। और जार सिर्फ अपने एक गलत फैसले की वजह से कि मैं इसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हूँगा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा पूरी जनता को। ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से 3 लाख लोग क्या बन गए, रिफ्यूजी बन गए। इतना ज़्यादा जब नुकसान हुआ तो 30 लाख लोग, 3 मिलियन लोग जो है रिफ्यूजी बन गए अपने ही देश में। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी उसकी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार, सोल्जर्स जो थे और जो सैनिक थे वो बिल्कुल इस तरह का लड़ाई झगड़ा लड़ना नहीं चाहते थे। द वार आल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा, इसका असर पड़ा इस युद्ध का। सारे फैक्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगे। ऑस्ट्रिया का जो हमला था या जर्मनी का हमला जो था रूस के ऊपर इतना भयानक था कि इंडस्ट्री जो थी वो बहुत सारी बंद हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों को बंद होने की वजह से, जो इंडस्ट्री थी बंद होने की वजह से बहुत सारे कारीगर मजदूर वहाँ से घर जा चुके थे अपने वापस, और उनको कोई काम नहीं था करने को। धीरे धीरे भूखमरी आने लगी देश में क्योंकि लोग भूखे मरने लगे, उनके पास कोई काम नहीं था। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूँ कि रसिया वाला जो हिस्सा, मैं एक बार फिर बना के समझाता हूँ कि ये वाला हिस्सा तो पूरी तरह से जर्मनी ने बहुत बुरी तरह से हमला करके इसके ऊपर अधिकार कुछ समय के लिए कर लिया था। यहाँ पर आपको मिलेगा रसिया के बगल में एक बाल्टिक सागर। क्या मिलेगा? बाल्टिक सागर। ठीक है, ये बाल्टिक सागर जो क्या करता है, इसी से यूरोप में रसिया अपना सामान भेजता था, बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, अपने सामानों का आयात निर्यात करता था इसी सागर से होकर के, बाल्टिक सागर से। लेकिन हुआ क्या कि जब जर्मनी ने हमला किया रूस पर तो इस बाल्टिक सागर के रास्ते को भी इसने जो है ब्लॉक कर दिया, यानी इसके रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से रूस से जो सप्लाई चेन था यूरोप का वो पूरी तरह से टूट गया। और जो सप्लाई चेन टूट गया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, जो कि चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, एकदम ऐसे सीमा पर पहुंच चुकी थी जो कि एकदम बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था जनता के लिए। समझ पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे दिक्कत हुई रूस में। ठीक है, industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. 1960 reliance began to break down. Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and small workshop producing essential were shut down. हमने अभी बताया कि बहुत सारे जो एसेंशियल सामान थे महंगे होने लगे धीरे धीरे। बहुत सारे जो रेलवे लाइन्स थे वो टूट करके बिखरने लगे थे क्योंकि लड़ाई लगातार जारी रही थी। मैंने बताया अभी जो सप्लाई था वो टूट गया क्योंकि मैंने अभी बताया बाल्टिक सी पर किस तरह से जर्मनी ने अधिकार कर लिया था। इस तरह से लोगों को शहरों में, गाँव में धीरे धीरे फूड की कमी होना शुरू, आटे की कमी होना शुरू, ब्रेड की कमी होना शुरू हो चुका था। 1916 में जब इतना ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी तो धीरे धीरे दुकानों में जो कि ब्रेड की दुकानें थीं, थोड़ी अनाज की दुकानें थीं और जहाँ पे बिस्किट की दुकानें थीं, छोटे मोटे दुकानों पर दंगा होने लगा। और लोग जो है जैसे ही दुकान खुलता था सुबह सुबह वेट करते थे और उस दुकान को लूट करके
खसोट करके खा जाते थे और लोगों को लड़ाई भी बहुत ज़्यादा, दंगे भी झेलने पड़े इसमें। लोग भूख के मारे इतना ज़्यादा पागल हो चुके थे कि वो दुकानों पर ही टूट पड़ते थे जैसे ही दुकान खुलता था, और बिना पैसा दिए लूट करके दुकान को भाग जाते थे। ठीक है, चलिए इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से स्थिति बन चुकी थी। तो हम आगे पढ़ेंगे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड किसका नाम है मैंने अभी बताया है, आप कमेंट सेक्शन में करके हमें आंसर बताएंगे कि पेट्रोग्राड किसका नाम है, पेट्रोग्राड का पुराना नाम क्या था। ठीक है, और क्यों बदला गया था ये भी बताएंगे आप। तो ऑफ द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।